हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एम्बेडिंग्स, सिमेंटिक सर्च एंड रैग सिस्टम्स को शुरुआत से लेकर लास्ट तक डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम्बेडिंग्स क्या होता है, उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम वन हॉट एनकोडिंग टू ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग्स पूरा जानेंगे। मॉडर्न एम्बेडिंग्स कैसे ट्रेन होता है, बाय एनकोडर, कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग क्या होता है, वेक्टर सिमिलैरिटी में कोसाइन सिमिलैरिटी, डॉट प्रोडक्ट, यूक्लिडियन डिस्टेंस ये क्या होता है, डेंस रिट्रीवल एंड स्पार्स रिट्रीवल में डिफरेंसेस क्या होता है, कीवर्ड सर्च एंड एम्बेडिंग सर्च में क्या चीज़ें होती है, चंकिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है, फिक्स साइज, रिकर्सिव, सेंटेंस बेस्ड, सिमेंटिक। चंक साइज को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, एक एम्बेडिंग मॉडल को हम लोग चूज कैसे करते हैं, किन पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, एन एन सर्च, एच एन एस डब्ल्यू एल्गोरिदम्स क्या होता है एंड ये कैसे वेक्टर सर्च को फास्ट करता है, हाइब्रिड सर्च क्या होता है, डेंस एम्बेडिंग रिट्रीवल, स्पार्स कीवर्ड रिट्रीवल क्या होता है एंड कैसे हम इनके रिजल्ट्स को रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन से रैंक करते हैं। एडवांस रिट्रीवल टेक्निक्स में क्वेरी एक्सपेंशन, क्रॉस एनकोडर री रैंकिंग, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, कॉन्टेक्चुअल रिट्रीवल, इन सारे टेक्निक्स को जानेंगे। लास्ट में जो रैक सिस्टम हमने डिजाइन किया उसका जो रिजल्ट है उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग पैरामीटर्स लाइक प्रिसीजन, रिकॉल, फेथफुलनेस along with the numerical examples हम लोग जानेंगे। आखिर में हम लोग जनरेशन फेज में आएंगे जहां हम लोग रिट्रीव चंक्स को यूज करके एक ग्राउंडेड, साइटेड, हेल्यूसिनेशन फ्री आंसर कैसे देते हैं उसको जानेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लास्ट मॉड्यूल में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इन डेप्थ कवर किया, जिसमें हमने जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट एंड अदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में जाना। डोंट यू थिंक ये सारे टेक्निक्स एनफ है काम करने के लिए? यस, दे आर एनफ। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग रैग सिस्टम्स, एम्बेडिंग्स, सिमेंटिक सर्च ये सब क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं? इनका क्या सिग्निफिकेंस है? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिससे हम लोग एक मॉडल से डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करते हैं जो उस मॉडल को पता होता है। अगर मॉडल उस पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ है जिसका आप क्वेश्चन एंड क्वेरी पूछ रहे हैं, तो मॉडल उस चीज का आउटपुट नहीं देता है। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रैग सिस्टम्स एंड एम्बेडिंग्स एंड सिमेंटिक सर्च इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग मॉडल को अलग से, जो उस मॉडल का कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज करके उसमें हम लोग अलग से इंफॉर्मेशन फीड करते हैं अलोंग विद आवर प्रॉम्प्ट एंड क्वेरी। एंड मॉडल उन चीजों को भी यूज करता है अपने इंफॉर्मेशन बकेट में अपार्ट फ्रॉम द डेटा इन विच इट इज ट्रेन्ड ऑन, एंड फिर उसका वो आंसर देता है। हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं मॉडल से, लेट से मॉडल के ट्रेनिंग डेटा में वो क्वेश्चंस, वो पर्टिकुलर डेटा नहीं है, फिर भी मॉडल आंसर दे देता है। वैसे सिस्टम्स को हम लोग रैग सिस्टम्स बोलते हैं, जहां हम लोग अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मॉडल्स को। एंड इसी के लिए हम लोग एम्बेडिंग्स एंड सिमेंटिक सर्च को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो व्हाई prompting alone is not enough? Because once the training finishes, जो भी नॉलेज एंड डेटा पॉइंट्स पे वो मॉडल ट्रेन हुए हैं वो उन मॉडल्स के वेट्स पे एम्बेड हो जाते हैं। सो अगर कोई भी नया इंफॉर्मेशन आता है जो कि रिसेंट डेटा पे बेस्ड है या वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट डेटा पे बेस्ड है, एंड आप क्वेरी करते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, मॉडल उन चीज़ों का आंसर नहीं कर पाता क्योंकि मॉडल्स उन डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन ही नहीं हुआ है। सो अब आप कहेंगे कि हम लोग अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मॉडल्स को along with the prompt or the query which we are asking. सो हम लोग वो भी करने का कोशिश करते हैं, एंड उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं काफ़ी सारे। पहला प्रॉब्लम है कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है मॉडल का वो लिमिटेड है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा वन लाइनर छोटा सा क्वेश्चन है, एंड आपने एक 500 पेज का डॉक्यूमेंट अपने क्वेश्चन के साथ पेस्ट कर दिया उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट को, वो मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सीड हो जाएगा एंड आपका क्वेरी का वो प्रॉपर आंसर भी नहीं करेगा एंड मॉडल भी फेल हो जाएगा अपने आउटपुट जनरेशन में। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कॉस्ट। आपका छोटा सा क्वेश्चन है एंड आपने 500 पेज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया। हर बार जब आप छोटा सा क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं उस 500 पेज के डॉक्यूमेंट से, आपको पूरा डॉक्यूमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में भेजना पड़ता है मॉडल के। सो यहाँ आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपका क्वेश्चन इतना सा है लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा दिया है,
सो उस कॉन्टेक्स्ट में मॉडल खो जाता है, जिसको हम लोग लॉस्ट इन द मिडिल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जहां मॉडल बहुत बड़े इंफॉर्मेशन सेट में कोई छोटा सा इंफॉर्मेशन कभी कभी फॉरगेट कर देता है या हेलुसिनेट कर देता है व्हाइल आंसरिंग। इन प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि कंप्लीट प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है या जो रिसेंट डेटा का इंफॉर्मेशन है वो एक साथ मॉडल को अलॉन्ग विद आवर क्वेरी दे दे। सो ये सोल्यूशन भी फेल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रैग सिस्टम्स, रिट्रीवल मैकेनिज्म्स, इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, जहां हम लोग सारे प्राइवेट एंड रीसेंट डेटा को वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं एंड बेस्ड ऑन आवर क्वेरी हम लोग सूटेबल एल्गोरिदम्स एंड मैकेनिज्म से हमारा रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट को फेच करते हैं एंड उसको हम लोग प्रॉम्प्ट के साथ देके मॉडल को भेजते हैं एंड वहां से हमें काफ़ी ग्राउंडेड, डिजायर्ड एंड फेथफुल आंसर मिलता है। इसी सोल्यूशन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे सिस्टम से हम लोग कैसे बना सकते हैं जो स्केल करें मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए एंड काफ़ी रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स दे बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग्स होता क्या है? एम्बेडिंग्स इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कि उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग या सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने का कोशिश करता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि एक वर्ड को हम लोग कुछ नंबर्स के थ्रू उसका सिग्निफिकेंस को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जैसे ईट, एट, ईटन, ये तीन टाइप्स ऑफ वर्ब्स है एंड ये तीनों वर्ब्स सेम पर्टिकुलर एक्शन को डिफाइन करता है, विच इज ईटिंग। सो डोंट यू थिंक दे शुड बी टुगेदर एंड ईट, ड्रिंक, प्ले, सिंग, ये सब अलग अलग जगह में होना चाहिए। सो यही पर्टिकुलर चीज को हम लोग कुछ नंबर्स के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं, सिग्निफाई करने का कोशिश करते हैं। मतलब दो वर्ड्स जो जिनका मीनिंग काफी सिमिलर है, उनका जो नंबर्स है वो भी काफी सिमिलर होगा एंड जो दो वर्ड्स जिनका मीनिंग काफी डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट है, उनका जो नंबर्स होगा वो भी काफी डिसिमिलर होगा, जो नंबर सेट इन टोटल जो होगा। सो इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। सो यही है सिग्निफिकेंस एम्बेडिंग्स का, जहां हम लोग सारे इंग्लिश वोकैबुलरी या जो भी वोकैबुलरी जिस पे आप काम कर रहे हैं उनके वर्ड्स को हम लोग एक वेक्टर स्पेस में सारे वर्ड्स को प्लेस करते हैं एंड जो सेम टाइप के वर्ड्स है वो सेम लोकेशन के अराउंड प्लेस होते हैं एंड डिसिमिलर वर्ड्स वो काफी दूर प्लेस होते हैं। यही बेसिक सिग्निफिकेंस है एम्बेडिंग्स का एंड इन वर्ड्स को हम लोग वेक्टर स्पेस में शो करते हैं। सो वेक्टर स्पेस जो होता है वो नथिंग बट अ न्यूमेरिकल स्पेस जहां हम लोग वर्ड्स को प्लेस करते हैं एंड जो सिमिलर वर्ड्स है वो एक जगह होता है एंड डिसिमिलर वर्ड्स काफी दूर होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। जैसे कि दो वर्ड्स है किंग एंड क्वीन। सो किंग इज अ मेल, इज अ रॉयल फिगर, इज पावरफुल। क्वीन इज ऑल्सो रॉयल एंड पावरफुल बट शी इज अ फीमेल। सो यहाँ किंग एंड क्वीन ये दोनों है तो रॉयल एंड पावरफुल, लेकिन ये मेल है एंड ये फीमेल है। अगर आप प्रिंस को लेंगे तो प्रिंस रॉयल भी है, पावरफुल भी है, लेकिन मेल भी है। सो जो ये प्रिंस होगा ये किंग के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा एज कंपेयर टू क्वीन, क्योंकि ये मेल फिगर है। यही सिग्निफिकेंस है वेक्टर एम्बेडिंग्स का, जहां हम लोग जो सेम टाइप के वर्ड्स हैं वो एक जगह प्लेस करते हैं एंड जो डिसिमिलर वर्ड्स है वो थोड़े दूर प्लेस करते हैं। जो एम्बेडिंग्स होता है ये भी काफी सिमिलर से कंसेप्ट पे काम करता है, लेकिन जैसा हमने यहाँ दिखाया ये तीन स्पेसिफिक डायमेंशंस मतलब पैरामीटर्स ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता। रियल वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स होता है एंड यहाँ थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस होते हैं। काफी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स मिलके एक डायमेंशन बन जाते हैं। सो रियल वर्ल्ड इज अ लॉट मेसियर एंड वहाँ पे दो या तीन डायमेंशन नहीं होता विद अ ह्यूमन लेवल।
वहाँ मॉडल खुद अपना डायमेंशंस वो खुद इन्वेंट करता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, एंड वो इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना लेता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। लेकिन उनका जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब जो डिसिमिलर वर्ड्स है वो फार अवे प्लेस होंगे एंड सिमिलर वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड होंगे, वो सारे जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो सारे जरूर होल्ड करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी हैव 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस में हमने कहा द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेप डाउन। दूसरे सेंटेंस में कहा देयर सीईओ रिजाइंड। सो तीसरा सेंटेंस द चीफ ऑफिसर स्टेप्ड ओवर द डाउन ट्री। एंड अब आप कहेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को हमने क्यों लिखा। सो पहला सेंटेंस एंड दूसरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो काफी सेम है, लेकिन जो वर्ड टू वर्ड, मतलब अगर आप वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस को मैच करेंगे तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ जैसे 3 वर्ड्स है एंड यहाँ काफी सारे वर्ड्स है, अराउंड 4 5 6 7 वर्ड्स है एंड यहाँ 3 वर्ड्स है। एंड अगर आप वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे तो आप देखेंगे तो एक भी वर्ड मैच नहीं होगा, द सिमिलैरिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन इनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर आप सेंटेंस ए एंड सेंटेंस सी को देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड मैचिंग करने पे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस ए एंड सेंटेंस सी का जो वर्ड टू वर्ड मैचिंग है, ओवरलैप है, वो काफी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एम्बेडिंग्स, जहाँ एक एम्बेडिंग जो है वो सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी को क्लोजली लाएगा, लेकिन सेंटेंस ए एंड सेंटेंस सी को काफी दूर प्लेस करेगा अपने वेक्टर स्पेस में। सो because of this, we need vector search and semantic understanding of a particular sentence. And for this reason, we need embeddings. यहाँ मैंने लिखा कि एक ह्यूमन जो है वो उसका सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करेगा, लेकिन जो कंप्यूटर है वो वर्ड टू वर्ड विच इज कीवर्ड सर्च मीनिंग उसको कैप्चर करेगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स वी नीड द सेमेंटिक मीनिंग। सो यही डिफरेंस है इन दोनों में, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच एम्बेडिंग्स सॉल्व। सो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो बेसिकली जो कोड बेस है या जो हमारा डॉक्यूमेंट है विच इज अ वेरी बिग एंटिटी, उसको हम लोग चंक आउट करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं एंड उन छोटे छोटे टुकड़ों का हम लोग एम्बेडिंग बनाते हैं। हम लोग कभी भी एक वर्ड का एम्बेडिंग नहीं बनाते, हम लोग छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम लोग चंक्स बोलते हैं उनका एम्बेडिंग बनाते हैं, एंड उन एम्बेडिंग्स को हम लोग एक वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेरी है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो लेते हैं, उसका भी हम लोग चंकिंग करते हैं अगर काफी बड़ा क्वेश्चन हुआ तो, एंड उसका हम लोग एम्बेडिंग बनाते हैं, एंड उन एम्बेडिंग्स को हम लोग वेक्टर सर्च करते हैं हमारे वेक्टर डीबी में, एंड जो भी रेलिवेंट चंक्स हमें मिलते हैं या जो भी रेलिवेंट एम्बेडिंग्स हमें मिलते हैं उसको हम लोग पुलिंग करते हैं अलॉन्ग विद आवर क्वेरी, एंड उसको फिर हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भेजते हैं, एंड स्टेप 3 में हमें वो आंसर मिल जाता है जो हमें ज़रूरत है। इससे हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसमें हमें सारे एम्बेडिंग्स को नहीं भेजना पड़ा, सारे चंक्स को नहीं भेजना पड़ा, जो रेलिवेंट चंक्स है उसी को हम लोग भेजते हैं, एंड जो हमारा क्वेरी है उसको यूज करके उसके बेसिस पे उन चंक्स को यूज करके उसके बेसिस पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक परफेक्ट ग्राउंडेड आंसर देता है। दिस इज व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट डे रैग सिस्टम्स। सो अब हमारा टास्क है ये जो चंकिंग कैसे करते हैं इसको जानना, चंक्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको जानना, उसके बाद जो हम लोग क्वेरी करते हैं उससे रेलिवेंट चंक्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको जानना, ये सब चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये जो एम्बेडिंग है इसका हिस्ट्री क्या है एंड ये बना कैसे एंड ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। एम्बेडिंग्स के हिस्ट्री को जानना काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आप एम्बेडिंग्स को ट्रूली इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वन हॉट एन्कोडिंग से प्रेजेंट डे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग तक कैसे हम लोग ट्रांजिशन किए। सबसे पहला वर्जन और सबसे बेसिक वर्जन ऑफ एम्बेडिंग था वन हॉट एन्कोडिंग। इसमें क्या होता था, बेसिकली हम लोग हर वर्ड को एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, एंड हर वर्ड का एक 1 होता था एंड बाकी सारे जीरोस होता था उस लिस्ट में।
सो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो रेड है एंड जो ब्लू है एंड ये ग्रीन है, ये लेट से हमारा वोकैबुलरी है, हमारा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। सो हम लोग रेड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग रेड को रिप्रेजेंट करेंगे 100 से, ब्लू को रिप्रेजेंट करेंगे 010 से, एंड ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे 001 से। सो दिस इज आवर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वोकैबुलरी यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग। सो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वे ऑफ एम्बेडिंग क्रिएशन में जो वोकैबुलरी लेंथ होता था वही होता था एम्बेडिंग का जो वेक्टर होता था उसका लेंथ के बराबर। क्योंकि यहाँ जैसे वोकैबुलरी साइज 3 है, तो हमारा जो एम्बेडिंग का लेंथ होगा हर पर्टिकुलर वर्ड के लिए वो भी उतने साइज का ही होगा। और बहुत सारे उसमें जीरोस होते थे एंड बस एक 1 होता था हर पर्टिकुलर वेक्टर में। सो ये था फर्स्ट बेसिक अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग एम्बेडिंग्स। सो अगर लेट से आपका वोकैबुलरी 50,000 वर्ड्स का होता है, तब आपका जो एम्बेडिंग का लेंथ होगा, मतलब जो आपका एम्बेडिंग का डायमेंशंस होगा, मतलब जो वेक्टर जिससे आप हर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जो नंबर्स होंगे उनका जो काउंट होगा वो भी 50,000 होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम कंज्यूमिंग एंड कितना स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड ये सिर्फ आइडेंटिटी कैप्चर करता था, मीनिंग को कैप्चर नहीं करता था। मतलब आप बेसिकली एक आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं हर पर्टिकुलर वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर वोकैबुलरी को। आप इसमें एक्चुअली ट्रूली उस वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप बस उसको एक टैग प्रोवाइड कर रहे हैं सिमिलर टू बाइनरी, एंड इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर प्रेजेंट डे वेक्टर सर्च विच वी वांट। सो इसको हम लोग छोड़ के हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पे ट्रांजिशन किए, जो था वर्ड टू वेक। एंड ये एक काफी ब्रेक थ्रू अप्रोच था, क्योंकि इसी में हम लोग फर्स्ट टाइम जो सिमिलर वर्ड्स को एक जगह रखना एंड डिसिमिलर वर्ड्स को अलग जगह रखना, इस पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोच को हम लोग अंडरस्टैंड किए। ये वर्ड टू वेक जो है, ये गूगल के रिसर्चर्स ने 2013 में पब्लिश किया एक पेपर में। एंड ये पहला टेक्निक था जिसमें डेंस वर्ड वेक्टर्स को हम लोग क्रिएट किए, जो कि प्रेजेंट डे एम्बेडिंग्स में हम लोग करते हैं। एंड इसमें एक्चुअली में सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को कैप्चर किए। सो बेसिकली यहाँ हम लोग क्या किए कि एक बेसिक सा न्यूरल नेटवर्क बनाए, जिसमें बहुत सारे नोड्स नहीं थे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लेवल के न्यूरल नेटवर्क नहीं था, ये शैलो न्यूरल नेटवर्क था। एंड इसमें हम लोग ट्रेन किए काफी सारे वर्ड्स को एंड उनको प्लेस करने का कोशिश किए। एंड उसके बाद हम लोग एक टारगेट वर्ड लिए एंड उसको उस पर्टिकुलर स्पेस में, जिसको हम लोग वेक्टर स्पेस बोलते हैं, वहां हमने प्लेस करने का कोशिश किया बेस्ड ऑन इट्स सिमेंटिक मीनिंग। एंड हम लोग सक्सेसफुली उसको प्लेस कर पाए। एंड यही पहला स्टेप था जिसमें हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी एक्चुअली में देखा कि ये कैसे अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड में। अगर आप वेक्टर लेंगे किंग वर्ड का एंड उसमें से आप मैन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आप अगर वुमेन के वेक्टर को ऐड करते हैं, तो आपको जो वेक्टर मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू क्वीन वेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं। सो ये पहला अप्रोच है जहां आप लिटरली वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से एक पर्टिकुलर वर्ड तक उसके क्लोज पहुंच सकते हैं। एंड ये समहाउ जो इंग्लिश का सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश वोकैबुलरी का, उसको कैप्चर कर पाया। सो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि ये वर्ड का जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको कैप्चर करता ही था, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर आपके पास एक वर्ड है रिवर बैंक एंड आपके पास एक दूसरा वर्ड है विच इज बैंक। सो यहाँ रिवर बैंक जो है ये नदी का किनारा है, लेकिन यहाँ जो बैंक है ये बैंक अकाउंट को रेफर कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो दो वर्ड्स है भले ही सेम है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो काफी ज्यादा इसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एंड इस पर्टिकुलर चीज को ये पर्टिकुलर अप्रोच वर्ड टू वेक ये कैप्चर नहीं कर पाता था। एंड इसी प्रॉब्लम के कारण इसको लेकर हम लोग प्रेजेंट डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम्स में ट्रांजिशन नहीं कर पाए, क्योंकि ये वर्ड का जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको तो कैप्चर करता था, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है, जो उस वर्ड का प्लेसिंग उस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड पैराग्राफ में उस वर्ड का जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है उसके प्लेसिंग के कारण, उसके पोजीशन के कारण, उस चीज को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। एंड यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम
हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट अप्रोच में, जो है प्रेजेंट डे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग्स। सो जो प्रेजेंट डे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग्स है, जिसको हम लोग कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग्स भी कहते हैं, फॉर द सेम रीजन एज वर्ड टू वेक्स लिमिटेशन, जहां हम लोग एक्चुअली में जो उस पर्टिकुलर वर्ड का जो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको हम लोग कैप्चर कर पाए। आप देख सकते हैं एज अ ट्रांसफॉर्मर, जहां हमने एंटायर सीक्वेंसेस का सेल्फ अटेंशन किया। अगर आप ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में इसको काफी इन डेप्थ डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। एंड काफी ब्रीफली भी एक्सप्लेन किया है फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो जैसे अगर जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर्स है उसमें हमने पढ़ा था कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का यूज होता है, जहां हम हर वर्ड को हर दूसरे वर्ड से कोरिलेट करते हैं एंड अटेंशन प्रोवाइड करते हैं विद इन द वर्ड्स। एंड इसी पर्टिकुलर अप्रोच को हम लोग इस एम्बेडिंग्स क्रिएशन में भी यूज करते हैं। एंड जो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग्स है उससे वो कैप्चर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो वर्ड एम्बेडिंग्स है वो काफी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सो जो रियल वर्ल्ड है वहां पे जो सिंगल वेक्टर है वो कभी भी एक वर्ड को डिफाइन नहीं करता, एक वर्ड का सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस या एक पर्टिकुलर चंक के सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करता है। एंड इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग से। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ वर्ड को नहीं दिया एज अ इनपुट, हमने यहाँ चंक ऑफ टेक्स्ट को इनपुट लिया। अब ये चंक ऑफ टेक्स्ट क्या होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे, इसके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होते हैं चंकिंग के, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। सो जो चंक ऑफ टेक्स्ट है उसको हमने इनपुट में दिया एम्बेडिंग मॉडल के, एंड यहाँ से हमें एम्बेडिंग्स मिला। एंड ये जो एम्बेडिंग्स है ये ट्रूली उस पर्टिकुलर मीनिंग, उस पर्टिकुलर चंक ऑफ टेक्स्ट के एक्चुअल सिमेंटिक मीनिंग को बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड वे में कैप्चर कर लेता है। अब जो एम्बेडिंग मॉडल्स है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोप्राइटरी एम्बेडिंग मॉडल्स एंड दूसरा है ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स। ये जो होता है आप सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, एंड इसके जो एक्चुअल सोर्स कोड है ये अवेलेबल है, एंड इसका जो सोर्स कोड है प्रोप्राइटरी एम्बेडिंग मॉडल्स का ये अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको पर एपीआई कॉस्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें टेक्स्ट एम्बेडिंग्स 3 लार्ज एंड वोएज एआई, ये काफी फेमस प्रोप्राइटरी एम्बेडिंग मॉडल्स है, वोएज एआई एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। एंड जो ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स है इसमें बीजीई या ई5 फैमिलीज के काफी फेमस मॉडल्स आते हैं, एंड चाइनीज अलीबाबा क्वेन 3 एम्बेडिंग्स ये भी काफी फेमस है। सो जो क्वेन के ओपन सोर्स मॉडल्स है ये भी काफी अच्छे हैं एंड ये यूज होते हैं प्रेजेंट डे एंटरप्राइजेस में। सो अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट डे एम्बेडिंग्स को हम लोग ट्रेन कैसे करते हैं। वी डोंट नीड टू गो इनटू मच डेप्थ, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप कभी भी एम्बेडिंग मॉडल्स ट्रेन नहीं करेंगे। हम लोग उतना ही जानेंगे कि एक एम्बेडिंग मॉडल को हम लोग बनाते कैसे है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड कैसे हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। सो देयर आर टू अप्रोचेस टू इट। पहला है बाय इनकोडर अप्रोच एंड दूसरा है क्रॉस इनकोडर अप्रोच। बाय इनकोडर अप्रोच में हम लोग क्वेरी को और जो डॉक्यूमेंट इनपुट है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम लोग सेपरेटली लेते हैं एंड उनमें हम लोग बर्ट एनकोडर अप्लाई करते हैं जो कि सेल्फ अटेंशन लेयर्स है। ये क्या करता है बेसिकली, जो भी आप टेक्स्ट इनपुट में देते हैं उसको एक कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर, उसका एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर वो बनाता है। एंड वो जो वेक्टर है वो उस कंप्लीट क्वेरी इनपुट जो आप टेक्स्ट दिए है उसका सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करता है। एंड फिर उसका जो भी सिमेंटिक मीनिंग है उस दोनों को लेके हम लोग सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी का भी यूज करते हैं, एंड यहाँ से हम लोग को एक पता चलता है कि उन दोनों में कोरिलेशन क्या है। ये है बाय इनकोडर अप्रोच। दूसरा है क्रॉस इनकोडर अप्रोच। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो क्वेरी है एंड जो डॉक्यूमेंट है उन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं एंड दोनों को एक साथ हमारे बर्ट इनकोडर मॉडल में भेजते हैं। सो यहाँ क्या होता है कि जो अटेंशन लेयर्स है बर्ट इनकोडर में, ये उन दोनों क्वेरीज को एक साथ आइडेंटिफाई करता है एंड उनमें रेलिवेंस स्कोर निकालता है। सो यहाँ जो अटेंशन होता है ये काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप दोनों इनपुट्स को एक साथ दे रहे हैं एंड यहाँ हर टोकन हर दूसरे टोकन से अटेंशन शेयर करता है, एंड यहाँ से जो रेलिवेंस स्कोर मिलता है ये काफी ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिमिलरिटी सर्च, क्योंकि यहाँ आपने अलग से दोनों पे एनकोडर मॉडल्स लगाए। सो इसका जो एक सिंगल टोकन है
वो इसके सिंगल टोकन से कभी इंटरेक्शन नहीं करेगा। इसका जो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है वो इंटरेक्शन करेगा इसके कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से। एंड लेकिन यहाँ पे जो हर टोकन है हर दूसरे टोकन से इंटरेक्शन करते रहेगा। एंड इसी के कारण इसमें जो भी अटेंशन होता है वो काफी अच्छा होता है क्रॉस एन्कोडर में। अब इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो हम लोग जानेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं। सो जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है। एंड जो आप डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ इनपुट में दे रहे हैं इसको आप पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। सो ये प्री कंप्यूटेबल होता है जिसकी वजह से ये फास्ट हो जाता है। जो इसका एक्यूरेसी है ये ड्रॉप हो जाता है क्योंकि यहाँ हम लोग जो कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर्स है उनमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। सो इसका एक्यूरेसी भी कम होता है। एंड इसका जो एक्सपेंस है वो भी कम होता है क्योंकि यहाँ हम लोग प्री कंप्यूट करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑन क्रॉस एनकोडर यहाँ हम लोग हर पर्टिकुलर क्वेरी को ऑन द एंटायर डॉक्यूमेंट उनमें हम लोग क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म लगाते हैं। सो इसमें जो टाइम है वो काफी ज्यादा लगता है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है ये काफी अच्छा होता है। एंड ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन शेयर करते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूट लगता है। सो अब हम लोग ब्रीफली जानेंगे कि कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग क्या होता है। ये कुछ नहीं बस एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, पैराफ्रेजेस एंड कोड फंक्शन अलोंग विद देयर डॉक्स्ट्रिंग एज अ डेटा सेट हम लोग देते हैं मॉडल्स को। एंड मॉडल्स उन पर्टिकुलर पेयर्स ऑफ टेक्स्ट पे ट्रेन होता है बार बार। एंड इससे जो मॉडल का जो लर्निंग है, जो सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग है उस वोकेबलरी का, वो एनहांस होता है। एंड इससे जो मॉडल है काफी अच्छा एम्बेडिंग क्रिएट करता है। सो यही है कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग। सो अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग सिमिलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि यहाँ पे हम सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं बाई एनकोडर में। लेकिन क्रॉस एन्कोडर में हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ हम लोग एक साथ बर्ट एन्कोडिंग यूज करते हैं क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज केसेस में हम लोग बाय एन्कोडर का यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है। एंड यहाँ हमें सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस लाइक L2 डिस्टेंस अप्रोच विच इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस, द डॉट प्रोडक्ट एंड द कोसाइन सिमिलैरिटी। ये काफी ज्यादा यूज होता है एंड इसी को हम लोग प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। सो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच वेरी करता है क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम 0। एंड ये कितना भी दूर जा सकता है। सो इट कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। आज सो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है it is nothing but the summation of the differences along with the square root above it. So यहाँ पे जितना कम डिस्टेंस है उतना ज्यादा सिमिलैरिटी है जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था। जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल जाता है। सो वाई बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोजेक्शन लेता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। जो इसका आउटपुट है वो हमेशा स्केलर होता है एंड ये दो वेक्टर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एंड जो इसका रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है। जितना ज्यादा आपका डॉट प्रोडक्ट है उतना ज्यादा आपका सिमिलैरिटी है, ये भी आप जान सकते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट है एंड जो कोसाइन सिमिलैरिटी है ये काफी रिलेटेड कंसेप्ट्स है। जो कोसाइन सिमिलैरिटी है वो नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ही है, बस उस पर हम लोग एक स्केलिंग स्टेप करते हैं जिससे जो इसका रेंज है वो डिफाइंड रहता है -1 से 1 के बीच। आप देख सकते हैं कि यहाँ रेंज जो है -1 से 1 के बीच डिफाइंड है। ये बस हमने क्या किया कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ए एंड बी का उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो हमें मिल जाता है कोसाइन सिमिलैरिटी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये एंगल है इन बिटवीन देम विच इज अल्फा। एंड जितना ज्यादा आपका कोसाइन वैल्यू होगा उतना ग्रेटर ये सिमिलैरिटी होगा क्योंकि उतना ज्यादा प्रोजेक्शन शेयर कर रहा है। जो दोनों वेक्टर्स है वो काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अब जितना वो वेक्टर्स दूर जाएगा उतना वो कम प्रोजेक्शन शेयर करेगा एंड उतना जो सिमिलैरिटी है वो कम होगा।
सो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे एंड उस पे हम लोग ऑपरेशंस करेंगे तीनों सिमिलैरिटी के एंड फिर हम लोग उनके सिमिलैरिटी स्कोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव टेकन टू वेक्टर्स 3,4 विच इज ए वेक्टर एंड 6,8 विच इज बी वेक्टर एंड इसका जो डायमेंशन है वो 2 है, मतलब यहाँ पे हर वेक्टर में 2 नंबर्स है। सो द डायमेंशन हियर इज 2। सो अब हम लोग सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं एक समेशन लेंगे ए आई माइनस बी आई का होल स्क्वायर का एंड फिर उस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। सो वी हैव पुटन द वैल्यूज 3 - 6 एंड 4 - 8 both of them whole square along with the addition and then the square root which gives us 5. So the Euclidean distance between the two vectors is 5. We'll do the dot product. Dot product में हम लोग क्या करते हैं कि हर नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं एंड फिर उनका समेशन कर देते हैं। सो जैसे कि ए डॉट बी जो होगा वो 3 × 6 होगा प्लस 4 × 8 होगा एंड हियर व्हाट वी हैव डन एंड द आंसर इज 50। एंड जो कोसाइन सिमिलरिटी होगा इसमें हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे ए और बी के मैग्नीट्यूड को। सो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं √3² + 4² विच इज 5 एंड बी का मैग्नीट्यूड है 10 एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आया था उससे हमने डिवाइड किया 5 × 10 विच इज एज मैग्नीट्यूड एंड बीज मैग्नीट्यूड एंड उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। सो जो कॉस का वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट बोथ द वेक्टर्स are very closely related. So this represents that both the vectors have maximum similarity and this is ensured and explained by the cosine similarity. अब हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया। सबसे पहले हमने जाना कि एम्बेडिंग्स क्या होता है, वो मीनिंग कैसे कैप्चर करता है वर्ड्स का एंड उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री को हमने कवर किया स्टार्टिंग फ्रॉम वन हॉट एनकोडिंग टू वर्ड टू वेक टू प्रेजेंट डे कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग्स। उसके बाद हमने जाना कि एम्बेडिंग्स ट्रेन कैसे होता है यूजिंग बाय एनकोडर एंड क्रॉस एनकोडर्स। उसके बाद जो सिमिलैरिटी स्कोर्स होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है एंड क्या क्या टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी स्कोर्स अवेलेबल है जैसे कोसाइन सिमिलैरिटी, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड डॉट प्रोडक्ट, इन तीनों को हमने कवर किया। आगे हम लोग जानेंगे कि डेंस रिट्रीवल एंड स्पार्स रिट्रीवल क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चंकिंग स्ट्रेटेजीज को कवर करेंगे एंड फिर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एक एम्बेडिंग मॉडल को चूज कैसे करते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कुछ छोटे एल्गोरिदम्स है लाइक ANN सर्च एंड HNSW, उसको कवर करेंगे क्योंकि ये एल्गोरिदम्स आपका जो वेक्टर सर्च है, जो आप एम्बेडिंग सर्च करते हैं वो फास्ट कर देता है। एंड उसके बाद हम लोग रैग सिस्टम्स को बनाएंगे क्योंकि ये सब जो हम सीख रहे हैं ये हमें हेल्प करेगा आगे के रैग सिस्टम्स को डिजाइन करने में एंड बनाने में। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि डेंस रिट्रीवल एंड स्पार्स रिट्रीवल क्या होता है एंड उनमें डिफरेंसेस क्या होता है। सो जो डेंस रिट्रीवल है वो नथिंग बट अ सिमेंटिक सर्च करता है, मतलब मीनिंग वाइज सर्च करता है। सो मीनिंग कौन कैप्चर करता है? एम्बेडिंग्स। सो यहाँ जो सर्च होता है वो एम्बेडिंग्स पे होता है, वो सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करता है। जो स्पार्स रिट्रीवल है, जो स्पार्स रिट्रीवल बेस्ड सर्चिंग है, वहाँ हम लोग कीवर्ड सर्चिंग करते हैं, मतलब वहाँ हर पर्टिकुलर वर्ड का हम लोग टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, वर्ड बाय वर्ड हम लोग सर्च करते हैं। सो यहाँ जो सर्च होता है वो काफी ज्यादा वन हॉट एनकोडिंग जैसा होता है, मतलब हर वर्ड को हम लोग एक आईडी या टोकन प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर टू वी अंडरस्टूड इन ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल। लाइक इन ब्लू वी हैव गिवन द आईडी ऑफ 010, इन ग्रीन वी हैव गिवन 001। सो इसी तरह हम लोग हर टोकन को एक आईडी प्रोवाइड करते हैं एंड जब भी कोई नया क्वेरी आता है हमारे पास उसको भी हम लोग टोकनाइज करते हैं, सिमिलर टू वन हॉट एनकोडिंग। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं उसको हमने टोकनाइज किया एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारा डेटा सेट है, उसको भी हमने ऐसे टोकनाइज करके रखा जैसे आप देख सकते हैं एंड इसको हमने एक इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर कर दिया। जो भी हमारा यहाँ पे टोकनाइज क्वेरी था उसको हमने फिर इस पर्टिकुलर डीबी से सर्च किया एंड जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आया उसको हमने भेज दिया आगे के प्रोसेसिंग के लिए। सो ये है स्पार्स रिट्रीवल टेक्निक, जहाँ हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ टोकनाइज करते हैं एंड उसको स्टोर करते हैं एंड उस पर सर्चिंग करते हैं। यहाँ एम्बेडिंग क्रिएशन हम लोग नहीं करते हैं स्पार्स रिट्रीवल में।
लेकिन जो डेंस रिट्रीवल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेरी है एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, उन दोनों का हम लोग एनकोडर के थ्रू पास करते हैं एंड उनका एक सिमेंटिक मीनिंग निकालते हैं यूजिंग एम्बेडिंग्स। एंड जो ये एम्बेडिंग्स क्रिएट होता है उसको हम लोग वेक्टर इंडेक्स में स्टोर करते हैं। एंड जो यहाँ क्वेरी का एम्बेडिंग है उसको भी हमने लिया एंड यहाँ जो वेक्टर डीबी है वहां पे हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया है यूजिंग दिस पर्टिकुलर एम्बेडिंग। एंड इस पर्टिकुलर वेक्टर डीबी पे हमने सर्च किया एंड जो हमारे पास रिजल्ट्स आया उसको हमने लेके आगे के प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। सो ये है डेंस रिट्रीवल, जहां हम लोग एम्बेडिंग का यूज करते हैं टू कैप्चर द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ आवर क्वेरी and also to capture the semantic meaning of the documents which we have shared or uploaded or created the vector db of. So this is the difference between the sparse retrieval and the dense retrieval. आगे हम लोग और भी इसके जो रिजल्ट्स है, इसके जो रिपरकशंस है इस पर्टिकुलर अप्रोच में, उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे ये पर्कुलेट होता है टू टेक डिसीजंस। जैसे अगर आप रिट्रीवल मैकेनिज्म, अगर आप डिफरेंसेस जानेंगे स्पार्स रिट्रीवल एंड डेंस रिट्रीवल में, बेस्ड ऑन द रिट्रीवल मैकेनिज्म ये टोकन बाय टोकन ओवरलैप को चेक करता है इन स्पार्स रिट्रीवल एंड इन डेंस रिट्रीवल। यहाँ हम लोग एम्बेडिंग सिमिलरिटी को कैलकुलेट करते हैं एंड वहां से हम लोग रेलिवेंट रिजल्ट्स को फेच करते हैं। जो यहाँ इनपुट होता है वो बैग ऑफ वर्ड वेक्टर से इनपुट होता है विच इज वेरी सिमिलर टू द वन हॉट एनकोडिंग। लेकिन जो डेंस रिट्रीवल है यहाँ हम लोग न्यूरल एम्बेडिंग्स का यूज करते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट, जो मीनिंग है उस पर्टिकुलर वर्ड या चंक ऑफ डेटा का, उसको कैप्चर करता है। जो यहाँ सिमिलरिटी मेट्रिक है ये BM25 विच इज द बेस्ट मैच 25, उसको हम लोग यूज करते हैं जहां हम लोग एग्जैक्ट मैच को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने द भेजा आपकी क्वेरी में तो वो द को भी फाइंड करेगा इन द एंटायर डीबी। जो डेंस रिट्रीवल है यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट या कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हैं। जो स्पीड है ये काफी फास्ट होता है स्पार्स रिट्रीवल में, क्योंकि जो लुकअप है वो काफी फास्ट होता है क्योंकि यहाँ हम लोग को सिंपली सर्च करना है। लेकिन यहाँ जो है वो काफी स्लो होता है क्योंकि यहाँ हम लोग ANN सर्च का यूज करते हैं जिसको हम लोग आगे जानेंगे कि क्या होता है वो। यहाँ पे जो स्पार्स रिट्रीवल है इसमें कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, हम लोग लिटरली बस डॉक्यूमेंट्स को टोकनाइज करके हम लोग बस स्टोर करके रख सकते हैं एंड उस पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन करना पड़ता है तब जाके हम लोग एम्बेडिंग्स को। जो सिमेंटिक मैचिंग है वो काफी कम होता है स्पार्स रिट्रीवल में एंड डेंस रिट्रीवल में काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट कवर करता है। जो मेमोरी यूसेज है ये काफी कम होता है स्पार्स रिट्रीवल में क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई मॉडल क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डायरेक्टली जो वर्ड्स है उसको टोकनाइज करके स्टोर कर रहे हैं अपने डीबी में। लेकिन यहाँ काफी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ हम लोग हर वर्ड को उसके वेक्टर्स में या हम लोग हर चंक ऑफ टेक्स्ट को उसके वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड वो वेक्टर्स जो होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड इसीलिए इसका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा होता है, वेक्टर स्टोरेज का रिक्वायरमेंट्स। एंड जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होता है स्पार्स रिट्रीवल में, लेकिन काफी लो होता है डेंस रिट्रीवल में क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर रिजल्ट क्यों आया। लेकिन यहाँ हम लोग एक पर्टिकुलर मैथ्स बैकअप करता है क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो काफी डिस्टिंक्टिवली आपको दिखता है क्योंकि आपने हर पर्टिकुलर वर्ड को टोकनाइज किया है। सो यू हैव अ मैथमेटिकल बैकिंग बिहाइंड योर रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है एंड ये कोई भी चंक को स्प्लिट आउट कर सकता है। यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल्स है BM25, ये इलास्टिक सर्च AWS का है जिसको हम लोग यूज करते हैं और यहाँ DPR टूल्स होता है। अब आप कहेंगे कि हम लोग प्रोडक्शन में क्या यूज करते हैं। हम लोग प्रोडक्शन में दोनों का मिक्स को यूज करते हैं क्योंकि हमें सिमेंटिक्स अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए एंड कभी कभी हमें एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सर्चिंग भी करना होता है। वी यूज हाइब्रिड सर्च जहां हम लोग स्पार्स रिट्रीवल एंड डेंस रिट्रीवल दोनों को एक साथ यूज करते हैं एंड बेस्ड ऑन आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हम लोग वेट्स को कम ज्यादा करते हैं कि लेट्स से वी वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर वेरिएबल नेम इन आवर कोड बेस, वहां हम लोग स्पार्स रिट्रीवल का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें लेट्स से कोई क्वेरी करना है कि वेयर इज द ऑथेंटिकेशन कोड, तो वहां हम लोग डेंस रिट्रीवल का यूज करेंगे क्योंकि वहां हमें सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग लेना है। अब हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है चंकिंग। चंकिंग इज नथिंग बट स्प्लिटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब हम लोग यहाँ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं एंड उनको छोटे छोटे चंक्स में, मतलब पीसेस ऑफ टेक्स्ट में स्प्लिट करते हैं। एंड ये हम लोग क्यों करते हैं इसको हमने अंडरस्टैंड किया था थोड़ा देर पहले।
कि जब हम लोग मॉडल में भेजते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को अलोंग विद आवर प्रॉम्प्ट या क्वेरी, तो जो मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो लिमिटेड होता है एंड वो फिल हो जाता है। इसीलिए हम लोग को चंक्स में तोड़ना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, एंड जो रेलिवेंट चंक्स है जो उस क्वेरी के लिए ज़रूरत है उसको ही हम लोग साथ में भेजते हैं उस क्वेरी का। सो अब हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि जो एम्बेडिंग्स बनते हैं वो क्या पूरे डॉक्यूमेंट का बनता है या चंक का बनता है। सो जो एम्बेडिंग्स है वो सिर्फ चंक्स का बनता है, पूरे डॉक्यूमेंट का नहीं बनता। एंड क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अगर आप पूरे 500 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट का एम्बेडिंग बनाने जाएंगे तो जो एम्बेडिंग है उसका जो मीनिंग है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एम्बेडिंग का जो लेंथ है, जो डायमेंशंस है वो फिक्स्ड होता है। एंड उतने ही फिक्स डायमेंशंस में इतने बड़े डॉक्यूमेंट का जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको कैप्चर कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग चंकिंग करते हैं, जहां हम लोग जो बड़े डॉक्यूमेंट है उसको सिमेंटिकली कोहेरेंट पीसेस में तोड़ते हैं। मतलब हर पीस जो हम लोग तोड़ते हैं वो काफी इंटेलिजेंट वे में तोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं भी तोड़ दिए। लाइक उस पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होता है, एंड उन स्ट्रेटेजीज को अभी हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम लोग इंटेलिजेंट चंक्स में उसको तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट वे में नहीं तोड़ेंगे फिर जो चंक्स होगा वो अपने आप में इनकम्प्लीट होगा एंड एक चंक एक कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो वी वांट टू इंश्योर दैट हर एक चंक जो हम लोग तोड़ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर मीनिंग को, एक सिमेंटिक मीनिंग को सिंबलाइज करे एंड वो मीनिंग कंप्लीटली उस चंक में हो। सो उसी को हम लोग अब कैसे तोड़ेंगे वो अभी हम लोग जानेंगे, विच वी कॉल चंकिंग स्ट्रेटेजीज। एंड तो जो चंक साइज है वो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपका चंक साइज काफी बड़ा हो जाता है तब जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि हमने थोड़ा देर पहले जाना कि अगर आप 500 पेज के डॉक्यूमेंट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर आप कुछ चीज पूछेंगे उस पर्टिकुलर एम्बेडिंग से तो सारे 500 पेज के जो कंटेंट है उसको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो यहाँ कंटेक्स्ट डाइल्यूशन होता है। दूसरा जो है, काफी जगह पे वो आइडियाज को खो देता है एंड आप रिट्रीवल नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को जानना है तो आप स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने चंक आउट ही नहीं किया था, कंप्लीट डॉक्यूमेंट का एम्बेडिंग बना लिया था। ये प्रॉब्लम होता है अगर आपका चंक साइज काफी बड़ा होता है। अगर आपका चंक साइज काफी छोटा हो जाता है तब जो चंकिंग का बाउंड्री है वो उसमें फेलियर आता है। मतलब जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में तोड़ा एंड हर चंक का साइज काफी छोटा हो गया, तो पहला पॉइंट, जो चंक्स है वो कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पाता है। दूसरा, जो हर चंक है वो दूसरे चंक पे डिपेंडेंट हो जाता है। एंड इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्वेरी करना है आपके डीबी से उन चंक्स में, तो लेट्स से कि आपको 5 चंक्स चाहिए एंड उन 5 चंक्स में से 4 चंक्स आपने रिट्रीव किया एंड एक चंक रिट्रीव नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि आपका चंक साइज काफी छोटा है तो हर चंक हर दूसरे चंक पे डिपेंडेंट है एंड वो पर्टिकुलर चंक जिसको आपने मिस कर दिया उसमें ही वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। तो वहां पे आपका जो आंसर होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव ही नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर चंक को आपने मिस कर दिया। ये प्रॉब्लम होता है अगर आपका चंक साइज काफी छोटा हो जाता है। जैसे कि लेट से आपका कोड स्निपेट है एंड उस कोड स्निपेट के लास्ट में जो सेंटेंस है वो है रिटर्न सेल्फ डॉट डेटा, एंड इसका कोई अपना में सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है अनलेस आपके पास कंप्लीट कोड स्निपेट का चंक ना हो। सो यहाँ पे जो रिटर्न सेल्फ डॉट डेटा इस ये यूजलेस हो जाता है। आपको इतना चंकिंग नहीं करना था कि आप लाइन बाय लाइन लेवल पे आ गए, आपको स्निपेट पे चंक करना था। लाइक वो स्निपेट, कंप्लीट स्निपेट एक चंक में होना चाहिए था। सो ये प्रॉब्लम होता है अगर आप काफी छोटा चंकिंग करते हैं। यहाँ जो चंक साइज का जो डॉक्यूमेंट्स का जो बाउंड्री है, वो जो चंक्स का जो बाउंड्री साइज है वो काफी छोटा हो जाता है एंड उससे जो मीनिंग है वो ओवरलैप करने लगता है, विच वी डोंट वांट। वी वांट ईच चंक टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। सो ये प्रॉब्लम होता है अगर आपका चंक साइज काफी छोटा हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटेजीज, कि इतने सारे चंकिंग स्ट्रेटेजीज होता है जिससे हम लोग चंक आउट करते हैं बड़े डॉक्यूमेंट को। पहला है फिक्स साइज चंकिंग, जहां हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये रहा मेरा चंक साइज एंड इसी चंक साइज पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट को चंक आउट कर दो। सो लेट से आपने एक लिमिट बताया कि 500 कैरेक्टर्स पे मुझे चंक करना है,
तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट का कंटेंट को वो लेगा एंड हर 500 कैरेक्टर्स पे वो स्प्लिट करते जाएगा एंड वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट को 500 कैरेक्टर्स के चंक्स पे स्प्लिट कर देगा। इसको अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर पर्टिकुलर चंक का 10 से 20% का ओवरलैप लेते हैं। सो लेट से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका कंटेंट्स कुछ ऐसा है ABCDEFGH। लेट से आपका जो पहला चंक है वो A B and C इनको लेके पहला चंक बना। जो दूसरा चंक बना आपका DEF लेके दूसरा चंक बना। तीसरा चंक बना GHI को लेके। अब ये है तो अच्छा, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो लेट से इंफॉर्मेशन है वो डीप का जो है इंफॉर्मेशन वो A B and C से काफी रिलेटेड है। तो वो वहां पे जब आप स्प्लिट करते हैं, जब आप तोड़ते हैं तो वो मिस आउट हो जाता है एंड वो चंक जो है वो इरेलीवेंट सा हो जाता है। लाइक वो ब्रेकआउट कर देता है बीच में, एक कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पाता है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ओवरलैप मान के चलते हैं। हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेंगे। लेट से ABCDEFGH and I ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली चंक करेंगे। पहला चंक जो है हम लोग लेट से AB and C को लेते हैं। जो दूसरा चंक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग DE and F वी विल टेक CDE। तो यहाँ हमने क्या किया कि थोड़ा सा ओवरलैप कर लिया। जो सी है ये ओवरलैप हो गया दोनों चंक्स में। सो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कनेक्टेड होगा एंड जो हर चंक है वो अपने आप में थोड़ा इंडिपेंडेंट हो पाएगा क्योंकि वो दूसरे चंक की भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है। एंड फिर जो तीसरा चंक होगा वो EFG होगा इंस्टेड ऑफ FGH। सो यहाँ आप देख सकते हैं ई को हमने ओवरलैप में ले लिया। सो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ हमने 33% का ओवरलैप लिया। तो जो नॉर्मली जो हम लोग ओवरलैप लेते हैं वो 10 से 20% का हम लोग ओवरलैप लेते हैं। ये है पहला मेथड ऑफ चंकिंग विच इज फिक्स साइज चंकिंग। जो दूसरा टाइप ऑफ चंकिंग है वो है सिमेंटिक चंकिंग। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग तोड़ते हैं बेस्ड ऑन सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स एंड उन सेगमेंट्स को तोड़ के हम लोग एक जगह रखते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहला सेगमेंट उसको उठाते हैं, उसको हम लोग साइड में करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा सेगमेंट उठाते हैं एंड उस दूसरा सेगमेंट का उसके प्रीवियस वाले सेगमेंट से हम लोग एक सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग सिमिलैरिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया था, कोसाइन सिमिलैरिटी, डॉट प्रोडक्ट एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ कोसाइन सिमिलैरिटी की मदद से जो पहला सेगमेंट है उसका सिमिलैरिटी लेते हैं जो करंट सेगमेंट है उससे। एंड जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट है उसको जोड़ देते हैं हमारे प्रीवियस वाले सेगमेंट से। तो जो प्रीवियस सेगमेंट है वो बड़ा हो जाता है एंड उसके बाद फिर यही प्रोसेस हम लोग फिर से करते हैं। लेट से हमने फिर तीसरा सेगमेंट उठाया एंड वो तीसरा सेगमेंट का भी सिमिलैरिटी स्कोर काफी ज्यादा है हमारे जो पीछे उसके पिछले वाले सेगमेंट है उससे। तो हम लोग उसमें ही उसको जोड़ देंगे। तो अब जो एग्जिस्टिंग हमारा सेगमेंट होगा उसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सेगमेंट्स एडेड अप होगा। अब लेट से हमने चौथा सेगमेंट निकाला। जो चौथा सेगमेंट है लेट से उसका सिमिलैरिटी स्कोर काफी कम है ऑन द प्रीवियस 3 सेगमेंट्स जिसको हमने एक चंक में कन्वर्ट कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्प्लिट आउट कर देंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये काफी इररिलेवेंट है, रेलिवेंट नहीं है फ्रॉम द प्रीवियस कंटेंट। सो यहाँ हमने स्प्लिट कर लिया एंड उसके बाद जो नया सेगमेंट होगा वो हम लोग उसको एज अ फर्स्ट सेगमेंट स्टोर कर लेंगे एंड जो प्रीवियस सेगमेंट, जो 3 सेगमेंट्स जिसको हमने एक चंक आउट किया था वो एक चंक बन जाएगा एंड उसको हम लोग अपने वेक्टर डीबी में स्टोर कर लेंगे। ये है सिमेंटिक चंकिंग एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ चंकिंग जहां हम लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उसको सेगमेंट्स में तोड़ते हैं एंड जहां भी जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो डिप कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, वहां हम लोग उसको चंक आउट कर लेते हैं जिससे हर चंक अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर कर सके। एंड ये काफी स्मार्ट वे ऑफ चंकिंग है लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूट करना पड़ता है कोसाइन सिमिलैरिटी बार बार विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो जो तीसरा टाइप ऑफ चंकिंग है वो है रिकर्सिव चंकिंग। यहाँ हम लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको सेगमेंट आउट करते हैं जैसे हमने सिमेंटिक चंकिंग में भी किया था बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स या थीमेटिक सेक्शंस। एंड हम हर सेगमेंट को हम लोग यहाँ रखते हैं एंड उससे पूछते हैं कि जो हमारा साइज है उस एग्जिस्टिंग सेगमेंट का क्या वो ज्यादा है हमारे चंक साइज से जो हमने डिफाइन किया था, जो चंक साइज लिमिट है।
अगर वो हाँ आता है, तब हम लोग उसको फिर से तोड़ते हैं एंड फिर से हम लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये एग्जिस्टिंग जो सेगमेंट है, ये चंक साइज से बड़ा है या छोटा है? अगर छोटा है, तो फिर हम लोग उसको तोड़ लेते हैं एंड उसको फिर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सो ये टेक्निक है रिकर्सिव चंकिंग का, जहाँ हम लोग रिकर्सिवली जो हमारे सेगमेंट्स है, जो पैराग्राफ्स या थीमेटिक सेक्शंस में हमने तोड़ा था डॉक्यूमेंट को, उसको हम लोग तोड़ते जाते हैं जब तक हमारा जो हर चंक का साइज है, वो जो चंक साइज लिमिट जो हमने डिफाइन किया था उससे छोटा ना हो जाए। ये है रिकर्सिव चंकिंग। यहाँ हम लोग सेगमेंट्स को तोड़ते जाते हैं, एक लिमिट के नीचे लाने का कोशिश करते हैं। जो चौथा टाइप ऑफ चंकिंग है वो है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड चंकिंग। ये भी काफी स्मार्ट वे ऑफ चंकिंग है, जहां हम लोग एक डॉक्यूमेंट को उसके जो डिफरेंट सेक्शंस है, लाइक टाइटल, इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड कंक्लूजन, उसमें हम लोग उसको तोड़ते हैं एंड हर चंक को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हर चंक जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर करेगा एंड ये भी एक काफी स्मार्ट वे ऑफ चंकिंग है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम तब करता है जब आपका जो एक चंकिंग है, लेट्स से आपका इंट्रोडक्शन है, वो काफी बड़ा हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट का जो लेंथ है वो थोड़ा कम है एंड जो सेक्शंस का लेंथ है वो भी मैनेजेबल है फॉर क्रिएटिंग चंक्स, तो वहां हम लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एंड जो ये पर्टिकुलर छोटे छोटे चंक्स है, अगर ये काफी बड़े हो जाते हैं, तब उस पर हम लोग रिकर्सिव चंकिंग कर सकते हैं। सो जो चंकिंग स्ट्रेटेजीज है वो कभी कभी मिक्स वे में भी काम करता है। मतलब लेट से आपने पहले डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस पे चंकिंग किया, उसके बाद फिर आपने जो अगर आपका चंक साइज काफी बड़ा हो जाता है, तब आप उस पर रिकर्सिव चंकिंग भी लगा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ चंकिंग स्ट्रेटेजीज को मिक्स भी करते हैं, जिससे हम लोग बेस्ट ऑफ ऑल द चंकिंग स्ट्रेटेजीज उसको उठा सके एंड जो हमारा जो चंकिंग क्वालिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके। जो लास्ट टाइप ऑफ चंकिंग है वो है एलएलएम बेस्ड चंकिंग। यहाँ हम लोग सिंपली जो डॉक्यूमेंट है उसको एलएलएम में देते हैं। ये एलएलएम जनरली कोई चीप फास्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है एंड उसको ही हम लोग बोलते हैं कि इसको चंक्स में तोड़ दो, एंड वो फिर फाइनल चंक्स में उसको तोड़ देता है। ये भी एक टेक्निक है, लेकिन ये एक कॉस्ट कैरी करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज कर रहे हैं फॉर इन्फ्रेंस पर्पसेस। सो ये कंप्यूट इंटेंसिव भी है। सो और भी काफी सारे चंकिंग स्ट्रेटजीज होते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इंडस्ट्री में है यही सब चंकिंग स्ट्रेटजीज को हम लोग यूज करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन आवर यूज केस हम लोग इसमें से जो चंकिंग स्ट्रेटजीज है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेट से आपका जो चंक्स है उसमें सिमेंटिक मीनिंग को कैरी करना काफी इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग वहां पे सिमेंटिक चंकिंग का यूज करते हैं, जहां हम लोग चाहते हैं कि हर चंक अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को कैप्चर करे। अगर लेट से आपके पास जो आपका डिलीवरेबल्स है वो काफी कम टाइम में आपको देना है, तब आप जल्दी से फिक्स साइज चंकिंग करके आप अपना डैग एप्लीकेशन बहुत फास्ट वे में बना सकते हैं। ये काफी नेटिव एंड बिगिनर फर्स्ट अप्रोच है फिक्स साइज चंकिंग का। यहाँ हम लोग डायरेक्टली चंक आउट कर लेते हैं। लेट से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, रीडमी फॉर्मेट में है, तब आप डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, तब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड चंकिंग कर सकते हैं। जो एलएलएम बेस्ड चंकिंग है आप तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम काफी कम है एंड लेट से आपके पास कुछ इन्फ्रेंस के कॉस्ट है वो आप स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पे जो क्वालिटी होता है वो ऑब्वियसली काफी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एलएलएम से ही चंकिंग करवा रहे हैं, तो जो हर चंक है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा। सो ये भी आप कर सकते हैं अगर कॉस्ट आपका फैक्टर नहीं है तो। सो दीज आर द डिफरेंट वेज एंड हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग जानेंगे एक डिफरेंट वे ऑफ चंकिंग विच इज कोड अवेयर चंकिंग। अगर आपके पास कंप्लीट कोड बेस है, तब आप कोड अवेयर चंकिंग का यूज करते हैं, जहां आप इंश्योर करते हैं कि हर एक चंक एक कंप्लीट कोड का स्निपेट या एक कंप्लीट कोड का स्ट्रक्चर को कैरी करे, जिससे आपका जो चंक्स है वो अपने आप में इररिलेवेंट ना हो जाए, वो एटलीस्ट एक स्मॉल स्निपेट या एक स्मॉल कोड स्ट्रक्चर को कैप्चर कर सके। यहाँ हम लोग कोड अवेयर चंकिंग का यूज करते हैं। सो जो रॉ टेक्स्ट है उसके साथ हम लोग वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, बट ये भी एनफ नहीं है, हम लोग साथ में मेटा डेटा भी ऐड करते हैं, जैसे सोर्स फाइल, पाथ फाइल, जैसे जैसे सोर्स फाइल। ओके, सो अब आपने जो भी चंक्स में, ओके,
सो अब आपने जो भी चंकिंग किया एंड आपके रॉ टेक्स्ट को आपने छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा, अब उन चंक्स को आप वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ एम्बेडिंग मॉडल, एंड जो भी उसका वेक्टर एम्बेडिंग्स होता है वो उस पर्टिकुलर चंक का सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करता है एंड उससे आप डेंस रिट्रीवल कर पाते हैं। मतलब आप कॉन्टेक्स्ट या सिमेंटिक मीनिंग के बेसिस पे आप सर्च कर पाते हैं अपने वेक्टर डीबी में। सो जो रॉ टेक्स्ट है उसके साथ उसका वेक्टर एम्बेडिंग उसको भी हम लोग साथ में पैकेज करके वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। लेकिन ये भी एनफ नहीं होता है, इसके साथ हम लोग मेटा डेटा भी ऐड करते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है? ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है आपके एग्जिस्टिंग डेटा का। इसमें इंक्लूड करता है आपका सोर्स फाइल, किस फाइल से आपने चंक आउट किया, उसके बाद किस फाइल पाथ को आपने यूज किया, जो लाइन रेंज है जहां से कहां तक आपने चंक आउट किया, ये सब कोड के लिए जरूरी है, इसको हम लोग चंक आउट करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट टाइप रीडमी है उसको भी हम लोग उसमें मेंशन करते हैं कि रीडमी फॉर्मेट है या कन्फिग है, या जो भी आपका जो चंक है वो लास्ट कब अपडेट हुआ था, उसका ऑथर कौन है, उसके बाद जो चंक का इंडेक्स है वो क्या है, मतलब उसका जो नंबरिंग करते हैं वो कौन से नंबर में आता है एंड कौन से पेरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर में वो आता है। सो जो एक्सेस लेवल है, मतलब ये जो चंक है वो किसको शो कराना है किसको नहीं कराना है, वो सब भी हम लोग एज अ मेटा डेटा हम लोग देते हैं। एंड इसमें से सब कुछ हम लोग मेटा डेटा में नहीं देते हैं, ये हमारे यूज केस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कोई कोड बेस पे रैग सिस्टम बना रहे हैं जो कि हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, वहां पे आप सोर्स पाथ, फाइल रेंज, ये सब एज अ मेटा डेटा डालेंगे। तो जो एक्सेस लेवल है ये भी हम लोग हर जगह नहीं डालेंगे। लेट से आपके पास कोई ऐसा रैग एप्लीकेशन है जो आप बना रहे हैं जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट यूजर्स के बेसिस पर डिफाइंड है कि हर यूजर का अपना एक स्कोप है, उसको वही चंक्स के बेसिस पे आउटपुट मिल सकता है, तब आप वहाँ एक्सेस लेवल भी डिफाइन करते हैं अपने मेटा डेटा में। तो ऐसा ना हो कि कोई इंफॉर्मेशन जो कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप को शो हो एंड बाकी एक यूजर ग्रुप को शो ना हो एंड उसको भी वो चीज शो हो जाता है, उसको आप प्रिवेंट करते हैं यूजिंग एक्सेस लेवल से। सो ये सब भी हम लोग इंश्योर करते हैं इन द मेटा डेटा। सो जो मेटा डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग को अपार्ट फ्रॉम द रॉ टेक्स्ट एंड द वेक्टर विच इज द सिमेंटिक मीनिंग, हम लोग को उसके अराउंड भी काफी इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे हम लोग एक काफी स्मार्ट इंटेलिजेंट रैक सिस्टम्स बना सकते हैं। सो लेट से एक यूजर आपके एप्लीकेशन में आता है एंड वो टाइप आउट करता है कि व्हाट चेंजेस वर डन इन द बिलिंग लॉजिक इन लास्ट मंथ। अब ये पर्टिकुलर क्वेरी में जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है विच इज लास्ट मंथ। एंड लेट से इसका जो रिजल्ट्स है उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोग डेंस रिट्रीवल का यूज करते हैं अपने रैग एप्लीकेशन में, एंड वहां से वो 2 साल पुराना कोई डेटा उठाता है जो कि सिमेंटिकली ज्यादा क्लोज है उस पर्टिकुलर क्वेरी से एंड उसके बेसिस पे वो आंसर कर देता है। सो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। सो जो हमारा मेटा डेटा है ये हमारे रेस्क्यू में आता है। यहाँ आप मेटा डेटा पे डायरेक्टली अपने क्वेरी के साथ वो डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ लास्ट 30 डेज का ही चंक्स से आउटपुट चाहिए। सो ये जो लास्ट अपडेटेड मेटा डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली उन चंक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो 30 डेज से पुराना है एंड उन 30 डेज के चंक्स में ही आप अपना रिट्रीवल कर सकते हैं एंड जो आपका आउटपुट होगा वो करेक्ट होगा। सो ये फायदा होता है मेटा डेटा का एंड हेंस हम लोग इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेटा डेटा हम लोग प्रोवाइड करें विथ एवरी चंक विच वी गिव टू आवर वेक्टर डीबी। सो यहाँ तक हमने अपने चंक्स को प्रॉपर साइज में तोड़ा, डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जाना, हमने ये भी जाना कि चंक साइज को कम या ज्यादा करने से क्या क्या चेंजेस होता है। सो अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा एम्बेडिंग मॉडल को हमें चूज करना चाहिए। सो अब हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा एम्बेडिंग मॉडल हमारे काम का है, क्योंकि चंकिंग करने के बाद जो टेक्स्ट है उनको हमें वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई एम्बेडिंग मॉडल चाहिए होता है। सो जो एम्बेडिंग मॉडल है उसको चूज करना काफी इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है एंड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कंप्लीटली यूज केस टू यूज केस वेरी करता है। सो हम लोग कुछ पैरामीटर्स है उनको कंसीडर करके ही एक डिसीजन लेते हैं एम्बेडिंग मॉडल को चूज करने का। सो जो पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑन योर टास्क।
मतलब अगर आपका टास्क क्वालिटी मांगता है, तब आप ये जो MTEB लीडर बोर्ड है, इस पे आप जा सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं एंड यहाँ काफी सारे एम्बेडिंग मॉडल्स का बेंचमार्किंग किया रहता है एंड बेस्ड ऑन द बेंचमार्क्स इन विच यू फाइंड इट इज इम्पॉर्टेंट, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा है डायमेंशनैलिटी, कॉस्ट एंड स्टोरेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि जब आप डायमेंशन बढ़ाते हैं अपने एम्बेडिंग मॉडल का, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी भी बढ़ता है, क्योंकि आप बहुत सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं उस सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने के लिए। लेकिन साथ में आपका स्टोरेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि बड़े डायमेंशंस वाले वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। इससे आपका कॉस्ट बढ़ता है एंड जो आप सर्च करना चाहते हैं, आप रिट्रीव करना चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन, उसका स्पीड भी कम हो जाता है, क्योंकि अब जो एम्बेडिंग मॉडल है वो बड़ा है एंड बड़े चीज़ों में सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप डायमेंशंस को कितना रखेंगे। अगर कम करते हैं तब आपका स्पीड एनहांस होता है, लेकिन आपका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है। सो अब आपको एक ट्रेड ऑफ बनाना पड़ता है कि अगर आपका सिस्टम में जो स्पीड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है एंड आप थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तब आप डायमेंशंस को थोड़ा कम रखते हैं, जिससे आपका स्पीड इंप्रूव हो सके। लेकिन अगर आपका कॉस्ट फैक्टर में ही नहीं है, तब आप क्वालिटी एंड स्पीड पे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉस्ट फैक्टर में आ जाता है, तब आपको ऑब्वियसली क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेकिन आपका स्पीड ऑब्वियसली उससे बढ़ जाता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, आपको डायमेंशन को कम करना है या ज्यादा करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोप्राइटरी एपीआईज वर्सेस ओपन सोर्स। सो जो प्रोप्राइटरी एपीआईज है, इसमें ओपन एआई के, कोहर के, गूगल के, इनके एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे आपको कोई इंफ्रा सेटअप नहीं करना है, ये पे पर टोकन पे काम करता है। मतलब जितना आपका यूज है उसी के बेसिस पे आपको पे करना है एंड जो डेटा है वो आप थर्ड पार्टी इन पर्टिकुलर कंपनीज के पास आपका डेटा चल जाता है। सो ये प्रोप्राइटरी एपीआईज के पॉइंट्स है। जो ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स है, फॉर एग्जाम्पल बीजी, E5, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ आपको जो ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल्स है उसको सेल्फ होस्ट करना पड़ता है। आप अपना होस्टिंग, अपना इंफ्रा आप सेटअप करते हैं। यहाँ पे जो आपका डेटा है वो प्राइवेट रहता है, आप किसी भी कंपनी से अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करते हैं। अगर आपका जो एंटरप्राइज डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एंड प्राइवेट रखना चाहते हैं, तब आप ओपन सोर्स मॉडल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ आपका डेटा प्राइवेट एंड सिक्योर होता है। जो आपका इंफ्रा है वो आपको खुद ही मेंटेन करना होता है। सो आपके लिए ज़्यादा हेडेक एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड आपको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है इसको, इंफ्रा को सेटअप करने में एंड मैनेज करने में। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, आप प्रोप्राइटरी एपीआई से जाना चाहते हैं या ओपन सोर्स एपीआई से। सो ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग प्रोप्राइटरी एपीआई से शुरू करते हैं एंड जब आपका स्केल आ जाता है, जब आपका एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स आपके एप्लीकेशन में विजिट करते हैं एंड आपका जो रैक सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सर्व करता है, तब आप ट्रांजिशन कर जाते हैं प्रॉपर्टी एपीआई से ओपन सोर्स मॉडल्स पे, क्योंकि यहाँ फिर आप अपना जो कॉस्ट है उसको सेव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंफ्रा है ये आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। सो चौथा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैचिंग क्वेरी जो है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आपका एम्बेडिंग मॉडल है वो कभी-कभी एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो क्वेरी एंड जो आपका डॉक्यूमेंट कंटेंट है, मतलब जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, वो किस फॉर्मेट में जाए, वो भी कभी-कभी जो मॉडल्स है वो डिफाइन करने को बोलते हैं। सो आप अपना जो मॉडल कार्ड है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन में, आप एक बार उसको विज़िट कीजिए एंड देखिए कि किस स्ट्रक्चर में वो इनपुट माँग रहा है। आप उसी स्ट्रक्चर में उसको इनपुट में दीजिए। रैग पाइपलाइंस को बनाने से पहले हम लोग कुछ एल्गोरिदम्स को समझेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड फाइन ट्यून द रैग पाइपलाइंस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस एल्गोरिदम है ANN सर्च एंड इसका एक वेरिएंट है HNSW, जिसको हम लोग अभी आगे जानेंगे। जब इनिशियली हमारा वेक्टर डीबी में कुछ थाउजेंड्स ऑफ चंक्स होते हैं, तब उसमें ब्रूट फोर्स वे में रिट्रीवल कर सकते हैं एंड उसका जो स्पीड है वो मैनेजेबल होता है। लेकिन जब आपका चंक्स का नंबर्स बढ़ते जाता है एंड आप मिलियंस ऑफ चंक्स में जब सर्च परफॉर्म करते हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है एंड इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए HNSW का यूज़ करते हैं, विच इज़ नथिंग बट हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड।
सो इन HNSW एल्गोरिदम जो सर्च होता है वो स्पार्स टॉप लेयर से शुरू होता है एंड हम लोग ग्रीडीली मूव करते जाते हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज द क्वेरी वेक्टर विच वी हैव गिवन एज द इनपुट। एंड इसके लिए जब हम लोग एक लेवल पे एक लेयर पे जब हमें और रेलिवेंट चंक्स नहीं मिलता है तब हम लोग एक लेवल नीचे चलते हैं एंड फिर उस पर हम लोग सर्च करते हैं। एंड ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक हम लोग सबसे बॉटम लेयर तक ना पहुंच जाए एंड वहां पे हम लोग छोटे स्मॉल नेबरहुड में हम लोग सर्च परफॉर्म करते हैं एंड इससे हमें जो ट्रू नियरेस्ट नेबर्स जो नियरेस्ट एम्बेडिंग्स है उस पर्टिकुलर क्वेरी का वो हमें मिल जाता है। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करते टाइम जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नियर लोगैरिथमिक स्केल में पहुंच जाता है, मतलब ऑलमोस्ट बिगो ऑफ लॉग एन के लेवल पे हम लोग अचीव कर लेते हैं हमारा सर्च कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल का। एंड इसके वजह से हम लोग मिलियंस ऑफ वेक्टर्स पे हम लोग सर्च परफॉर्म करते हैं एंड मिली सेकेंड्स के अंदर हम रिजल्ट्स को रिट्रीव कर लेते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ HNSW। सो एज अ AI इंजीनियर हमें HNSW एल्गोरिदम को बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, हमें इसका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हम EF सर्च कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। जो भी मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेसेस होता है उसमें जनरली EF सर्च पैरामीटर आपको एक्सपोज मिलता है एंड आप एज अ एप्लीकेशन इंजीनियर उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। जितना आप EF सर्च बढ़ाते हैं उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ता है एंड उतना आपका स्पीड भी घटता है। सो EF सर्च बेसिकली नथिंग बट एक जो आपका हर लेवल में कितना स्कोप में कितना वाइड आप सर्च करते हैं उस एल्गोरिदम के मदद से उसको फाइन ट्यून करता है। जितना आप EF सर्च बढ़ाते हैं उतना हर लेवल में वो ज़्यादा वाइड सर्च करता है एंड जब आप उसको बढ़ाते हैं इससे आप ज़्यादा चंक्स को कैटर करते हैं, ज़्यादा चंक्स को आप रीच आउट करते हैं एंड इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका स्पीड भी उससे कम होता है। इसीलिए जैसा आपका एप्लीकेशन का लेटेंसी बजट है, जितना फास्ट आप अपना एप्लीकेशन चाहते हैं उतना आप EF सर्च को कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा जितना आप EF सर्च को कम करेंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने स्पार्स रिट्रीवल एंड डेंस रिट्रीवल दोनों को अंडरस्टैंड किया। अब उन दोनों को यूज करके हम लोग हाइब्रिड सर्च को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वेक्टर सर्च अपने आप में एनफ क्यों नहीं है, क्यों हमें स्पार्स रिट्रीवल का भी जरूरत है? क्योंकि वेक्टर सर्च जो है वो सिर्फ सिमेंटिक मैचेस के लिए सही है। जब आप एग्जैक्ट मैचेस करते हैं वहां पे वो फेल हो जाता है। लेट्स से आपका कोई एरर लॉग आया है, अब वहां पे अगर आप सिमेंटिक सर्च करेंगे तो वो बहुत इररिलेवेंट चंक्स को भी फेच करेगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एग्जैक्टली उस एरर कोड को सर्च करना है अपने कंप्लीट लॉग्स लिस्ट में। वहाँ पे जो स्पार्स रिट्रीवल है वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है, जिसका हम लोग कीवर्ड रिट्रीवल भी बोलते हैं। वो ज़्यादा रेलिवेंट होता है। जैसे कि ये जो एरर है, यहाँ पे जो वेक्टर सर्च है वो काफ़ी जेनेरिक सा हैंडलिंग टेक्स्ट उसको भी शो करेगा। लेकिन अगर आप कीवर्ड सर्च करते हैं जो कि BM25 होता है, बेस्ट मैच 25 एक एल्गोरिदम है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लॉग्स मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एरर का। इसीलिए हम लोग स्पार्स रिट्रीवल को भी यूज करते हैं डेंस रिट्रीवल के साथ एंड हम लोग हाइब्रिड सर्च को अपने AI एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो BM25 है, जो कि बेस्ट मैच 25 हम लोग बोलते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ स्पार्स रिट्रीवल एल्गोरिदम। सो ये बेसिकली कीवर्ड सर्चिंग मैकेनिज्म है जो कि हर डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर कीवर्ड का कितना फ्रीक्वेंसी है वो सारी चीज़ों के बेसिस पे वो चंक्स को रैंक करता है एंड उसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स देता है। इन सारे पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है BM25। सो हाइब्रिड सर्च काम कैसे करता है? सो जो भी एज ए यूजर आपने क्वेरी किया सर्च करने के लिए, वो वेक्टर सर्च भी जाता है एंड कीवर्ड सर्च में भी जाता है। यहाँ हम लोग डेटाबेस से एंड यहाँ भी हम लोग डेटाबेस से, ये अलग डेटाबेसेस होता है, वहाँ से हम फेच करते हैं जो भी हमारा रेलिवेंट चंक्स है। एंड जैसे कि वेक्टर सर्च ने यहाँ टॉप किए एंड स्पार्स रिट्रीवल ने भी यहाँ टॉप किए, जो टॉप के ऊपर के चंक्स है, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चंक्स है बेस्ड ऑन आवर क्वेरी, उसको ये फेच करता है एंड उन चंक्स को वो लिस्ट करता है एक जगह पे एंड फिर हम लोग उसको री रैंक करते हैं। मतलब उन दोनों फेच चंक्स को हम लोग रैंक करने का कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी विद द सर्च क्वेरी एंड फिर उसको रैंक करके हम लोग LLM को फर्दर प्रोवाइड करते हैं। सो इसको रैंक करने के लिए हम लोग
RRF टेक्निक का यूज करते हैं, विच इज रिट्रीवल रैंक फ्यूजन टेक्निक। एंड इस पर्टिकुलर फ्लो के मदद से हम लोग देख सकते हैं अपने सर्च क्वेरी का जो रेलिवेंट चंक्स है उसको हम लोग फेच कर लेते हैं, एंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो LLM में जाता है अलॉन्ग विद आवर क्वेरी, एंड इससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। अब हम लोग कुछ एडवांस रिट्रीवल टेक्निक्स पे भी जाएंगे जिससे हम अपने क्वेरी को और अच्छा कर सकते हैं। उनमें आता है क्वेरी एक्सपेंशन, री रैंकिंग जिसको हमने यहाँ पढ़ा था RRF, इसको भी हम लोग डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन क्या होता है एंड कॉन्टेक्सचुअल रिट्रीवल क्या होता है, इन चारों रिट्रीवल टेक्निक्स को अभी हम लोग कवर करेंगे। एडवांस रिट्रीवल टेक्निक में हमारा पहला टेक्निक क्वेरी एक्सपेंशन या रीफॉर्मुलेशन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से ये हमारा सर्च क्वेरी है, कैंसिल माई प्लान। अब ये क्वेरी अपने आप में काफी एम्बिगुअस है, तो इसको अच्छा करने के लिए हम लोग इसी का काफी सारे वेरिएंट्स बनाते हैं, एंड ये सारे वेरिएंट्स इसी क्वेरी का और एक्सपेंडेड वर्जन होता है। इसके लिए हम लोग एक चीप एंड फास्ट मॉडल का यूज करते हैं, एंड इन पर्टिकुलर सब क्वेरीज में या इन पर्टिकुलर वेरिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल क्वेरी में हम लोग सर्च ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे ओरिजिनली हम लोग जो हमारा ओरिजिनल क्वेरी था उससे हम लोग ऐसे पाइपलाइन को रन किए, अब हम लोग उसी क्वेरी का डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए, एंड उन हर वेरिएंट पे फिर हम लोग ये कंप्लीट पाइपलाइन को रन किए। यही एग्जैक्टली हम लोग करते हैं इन इन क्वेरी एक्सपेंशन और रीफॉर्मुलेशन। यहाँ हम लोग जो हमारा एम्बिगुअस या अंडर स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं, एंड उस पर फिर हम लोग क्वेरी करते हैं। या फिर कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स या हेवी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज होता है जो कि यूजर के ओरिजिनल क्वेरी में नहीं था, एंड जो एक्चुअल नॉलेज बेस है जिस पे वो सर्च परफॉर्म होगा उसमें ये टेक्निकल टर्म्स का ही यूज किया गया है। एंड अगर आपका जो क्वेरी है वो उन टेक्निकल टर्म्स के ज़्यादा क्लोज होगा तो जो आप रेलिवेंट चंक्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे आपके वेक्टर सर्च से। इसी के लिए हम लोग क्वेरी एक्सपेंशन टेक्निक का यूज करते हैं इन लीगल, मेडिकल और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जहाँ टेक्निकल जार्गन्स का यूज होता है। सो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वेरी एक्सपेंशन टेक्निक या रीफॉर्मुलेशन टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं। दूसरा टेक्निक है री रैंकिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एंड ये हाइब्रिड सर्च पाइपलाइन का पार्ट भी है। जैसे ये जो री रैंक स्टेप होता है इसमें हम लोग RRF टेक्निक का यूज करते हैं जो कि अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जो री रैंकिंग टेक्निक होता है वो एक्चुअली में होता कैसे है। सो हमने डेंस रिट्रीवल के बारे में पढ़ा था, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि एम्बेडिंग्स को ट्रेन कैसे करते हैं। उसमें हमने दो टेक्निक्स पढ़ा था, बाई एनकोडर्स एंड क्रॉस एनकोडर्स। जो एक्चुअल में वेक्टर एम्बेडिंग्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स का वो बाई एनकोडर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ऑलरेडी एम्बेडिंग्स बना होता है, हमारे वेक्टर डीबी में स्टोर्ड होता है, एंड जो हमारा क्वेरी है उसका फिर हम लोग एम्बेडिंग बनाते हैं एंड फिर हम लोग सर्च करते हैं। और एक हम लोग पढ़े थे क्रॉस एनकोडर्स, वहाँ हम लोग जो ओरिजिनल क्वेरी है एंड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट है उन दोनों को एक साथ रख फिर हम लोग उसका एम्बेडिंग बनाते हैं। इससे जो टोकन बाय टोकन अटेंशन है वो ज्यादा होता है एंड हमें अच्छा क्वालिटी का आउटपुट मिलता है। वही टेक्निक हम लोग यूज करते हैं री रैंकिंग में। सो री रैंकिंग इज नथिंग बट अ क्रॉस एनकोडर, जहां हम लोग जो स्पेसिफिक क्वेरी है एंड जो पैसेज है, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उन दोनों को मिला के हम लोग उस पर एनकोडिंग करते हैं यूजिंग अ बर्ट एनकोडर और एनी काइंड ऑफ एनकोडर, एंड इससे जो फाइन इंटरेक्शंस है वो भी कैप्चर हो जाता है जो कि बाय एनकोडर्स में कैप्चर नहीं कर पाते थे। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सो लेट्स से कि ये हमारे चंक्स हैं, एंड इन चंक्स पे सबसे पहले हमने हाइब्रिड सर्च परफॉर्म किया, एंड इस हाइब्रिड सर्च से हमने कुछ टॉप के 20 to 50 चंक्स एक्सट्रैक्ट किए, एंड इन 20 to 50 चंक्स में हम लोग री रैंकर यूज करते हैं विच इज अ क्रॉस एनकोडर। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इन चंक्स पे ही क्रॉस एनकोडर क्यों नहीं यूज करते हैं। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि क्रॉस एनकोडर एक टाइम कंज्यूमिंग, एक कंप्यूट इंटेंसिव प्रोसेस है, एंड यहाँ पे हम लोग हर टोकन को हर दूसरे टोकन से अटेंशन प्रोवाइड करते हैं जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो भी इररिलेवेंट चंक्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हटाने का कोशिश करते हैं,
हाइब्रिड सर्च के मदद से, एंड जो अच्छे ज़्यादा रेलिवेंट चंक्स है टॉप के 20 to 50, उनमें फिर हम लोग क्रॉस इनकोडर यूज करके जो हाई क्वालिटी चंक्स है, जो टॉप के 3 से 5 चंक्स है, उनको हम लोग लेते हैं एंड इसको हम लोग एलएलएम में भेजते हैं अलॉन्ग विद आवर पुश क्वेरी और प्रॉम्प्ट। ये हम लोग करते हैं इन री रैंकिंग स्टेप। सो जो री रैंकर्स है वही क्रॉस इनकोडर्स होता है। सो ओपन सोर्स री रैंकर्स भी होते हैं लाइक बीजी री रैंकर, एंड कॉमर्शियल री रैंकिंग एपीआईज भी होते हैं लाइक कोहेर का री रैंक एपीआई। सो जो हमने ये पर्टिकुलर पाइपलाइन को देखा, इसमें हम लोग बेसिकली रिट्रीव करते हैं वाइड एंड री रैंक करते हैं नैरो, क्योंकि री रैंक एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड रिट्रीवल जो है ये फास्ट प्रोसेस बना सकते हैं यूजिंग HNSW एल्गोरिथम, जिसको हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। सो आप देख सकते हैं कि हम लोग मिक्स अप्रोच यूज करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं। इससे हम एक्यूरेसी को भी अचीव करते हैं एंड स्पीड को भी अचीव करते हैं। सो जो कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन टेक्निक है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब चंक्स में काफी सारे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने जो भी चंक्स को रिट्रीव किया, इन चंक्स में काफी सारे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन के मदद से एलएलएम्स को यूज करके उससे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटाते हैं। उसके बाद जो डी डुप्लीकेशन है, लाइक ऐसे भी कभी कभी होता है कि ये चंक एंड ये चंक डुप्लीकेट हो गया, या इनमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है, उसको भी हम लोग क्लियर आउट करते हैं। उसके बाद जो लंबे चंक्स है, लाइक लेट्स से कि ये जो 3 चंक्स आपने एक्सट्रैक्ट किया उसमें से एक चंक काफी बड़ा है एंड वो कंप्लीट चंक हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे पा रहे हैं विद आवर एलएलएम मॉडल। सो वहां हमने एक चंक को यूजिंग एलएलएम उसको समराइज कर लिया, उसको कंप्रेस कर लिया। ये सब टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं एंड हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इससे कंप्रेस करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे क्वालिटी का आउटपुट मिल सके। सो दिस इज द थर्ड advanced retrieval technique, which is context compression. So the last advanced retrieval technique is contextual retrieval. यहाँ हम लोग एक LLM generated sentence of the entire context around that particular chunk उसको attach कर देते हैं उस chunk के साथ। So जो वो chunk होता है उसको उसके सराउंडिंग का, जहां से वो चंक आउट हुआ है उसका भी इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने उस सारे कॉन्टेक्स्ट को समराइज किया एलएलएम के मदद से एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, एंड उस सेंटेंस को उस चंक के साथ अटैच करके हमने वेक्टर डीबी में स्टोर कर दिया। इसके मदद से जो कॉन्टेक्चुअल रिट्रीवल है, ये स्टेप हम लोग करते हैं एंड इससे जो हमारा रिट्रीवल क्वालिटी है वो एनहांस होता है, क्योंकि जो चंक्स है उनको सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट का भी इंफॉर्मेशन होता है जहां से वो चंक आउट हुआ है। सो रिट्रीवल सिस्टम को बनाने के बाद आपको उस रिट्रीवल की क्वालिटी को भी चेक करना होता है, एंड इसके लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स का यूज करते हैं, लाइक प्रिसीजन, रिकॉल एंड फेथफुलनेस। सो जो प्रिसीजन एंड रिकॉल है ये आपस में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, एक बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है एंड आपको बैलेंस करना पड़ता है। एंड फेथफुलनेस जो है पैरामीटर, ये काफी डिफरेंट पैरामीटर है। सो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। लेट से हमारा जो कॉर्पस है, मतलब हमारा वेक्टर डीबी है, उसमें 100 चंक्स है एंड उसमें से 4 चंक्स जो है वो एक्चुअली में रेलिवेंट है हमारे क्वेरी के अनुसार जो हम लोग देने वाले। सो लेट से वी टेक केस 1, वहाँ पे हमने अपना क्वेरी दिया एंड वहाँ पे हमें 5 चंक्स रिट्रीव हुए। ठीक है, हमें मिला आफ्टर रिट्रीवल, एंड उनमें से जो 2 चंक्स थे वही ट्रूली रेलिवेंट थे। ठीक है, सो इसमें हमारा प्रिसीजन क्या होगा? इसमें हमारा प्रिसीजन होगा जितना हमने रिट्रीव किया उनमें से कितना हमारा रेलिवेंट है। सो 2 out of 5 विच इज 40%, ये हमारा प्रिसीजन है, विच इज द अमाउंट ऑफ good quality chunks or the relevant chunks which we are getting out of the total chunks retrieved, ये है precision। केस 2 में लेट से हमारे पास हमने अगेन वही क्वेरी दिया एंड उनमें से हमें सिर्फ 2 चंक्स रिट्रीव हुए, एंड जो 2 चंक्स जो रिट्रीव हुए उनमें से दोनों चंक्स रेलिवेंट है। सो यहाँ हमारा प्रिसीजन जो है वो 100% हो जाता है, क्योंकि हमने जो 2 चंक्स रिट्रीव किए उनमें से दोनों ही हमारे ट्रूली रेलिवेंट चंक्स है। सो हमारा प्रिसीजन है 100%, लेकिन जो हमारा रिकॉल है वो 50% हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअली में जो रेलिवेंट चंक्स जो रिट्रीव करने थे उनमें से सिर्फ 2 ही रिट्रीव हो पाए।
सो जो हमारा रिकॉल है, जो हमारा रेलिवेंट चंक्स को पुल करने की क्षमता है, वो 50% हो गया। लेकिन जितने भी चंक्स हमने रिट्रीव किए उनमें से जो एक्यूरेट चंक्स कितने हैं वो है प्रिसीजन, एंड जो एक्चुअल चंक्स जो रिट्रीव करने थे उनमें से कितने रिट्रीव हुए वो है रिकॉल। सो ये जो पर्टिकुलर फ्लो आप देख सकते हैं, इसमें जो हाइब्रिड सर्च होता है, इस पर्टिकुलर स्टेप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल बढ़ाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने रेलिवेंट चंक्स को फेच ही नहीं किया तो आप कितना भी अच्छा मॉडल या इंजीनियरिंग टेक्निक यूज कर ले, आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिकॉल बढ़ाने का कोशिश करते हैं हाइब्रिड सर्च में। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट चंक्स को उठाने का कोशिश करते हैं हमारे कंप्लीट वेक्टर डीबी में से। वंस वी गेट मैक्सिमम रेलिवेंट चंक्स, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ प्रिसीजन बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि जो भी चंक्स हमने रिट्रीव किए उनमें से जो हमारा रेलिवेंट चंक्स है उसका परसेंटेज हम लोग बढ़ा सके। इसके लिए हम लोग प्रिसीजन को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो रिट्रीव वाइड टेक्निक है उससे रिकॉल बढ़ता है, एंड री रैंक नैरो जो हम लोग करते हैं उससे हम लोग का प्रिसीजन बढ़ता है। इससे हम लोग दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, हमें रिकॉल भी मिल जाता है, हमें प्रिसीजन भी मिल जाता है। आई होप दिस मेक सेंस। जो तीसरा पैरामीटर है वो है फेथफुलनेस। ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना हेलुसिनेट करता है व्हाइल गिविंग द आंसर यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड द चंक्स व्हिच वी हैव गिवन अलोंग विद द प्रॉम्प्ट। सो ज़्यादा से ज़्यादा हेलुसिनेशन फ्री आंसर हम लोग चाहते हैं हमारे मॉडल से मिले, हमारे रैग सिस्टम से मिले। इसके लिए हम लोग फेथफुलनेस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखा है कि गिवन द चंक्स दैट वर एक्चुअली रिट्रीव्ड and sent to the LLM, does the final answer actually stick to what those chunks were provided, or did the model add facts that aren't there? इसके लिए हम लोग LLM एज ए जज का भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूल 10 में पढ़ेंगे। करेंटली दिस इज मॉड्यूल 4, सो यू नीड टू वेट फॉर इट, एंड we'll go till module 10 and we'll explain everything including LLM as a judge technique. अगर आप देखेंगे तो प्रिसीजन एंड रिकॉल जो है ये गुड रिट्रीवल पे फोकस करता है, कि आपका जो रिट्रीवल क्वालिटी है वो अच्छा हो, मतलब आपका जो चंक्स है जो आप फेच कर रहे हैं उसका क्वालिटी, उसका रेलिवेंस वो ज़्यादा हो। लेकिन जो फेथफुलनेस है ये कैटर करता है आपका जो आंसर क्वालिटी है वो कितना अच्छा है, आपका जो आंसर है वो कितना ग्राउंडेड है बेस्ड ऑन द चंक्स विच यू हैव रिट्रीव्ड। फेथफुलनेस उसको मॉनिटर करता है। ये तीनों पैरामीटर्स मिलके हमारा जो रैग एप्लीकेशन का आउटपुट क्वालिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। जो जनरेशन है ये हमारा लास्ट स्टेप है रैग पाइपलाइन का। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल हो गया है, हमने उसको ऑगमेंट भी कर लिया है। अब उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज करके हम लोग जनरेशन कैसे करेंगे उस पर अब हम लोग फोकस करेंगे। जो भी चंक्स हमने रिट्रीव किया है उसके मदद से हम लोग एक ग्राउंडेड आंसर क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग एक प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, उसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो आंसर है हमारा वो जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसी के बेसिस पे होना चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज को यूज़ नहीं करना चाहिए मॉडल, इवन दो वो मॉडल कॉन्फिडेंट है उसको यूज़ करने में, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है उसी में से आपको आंसर देना है। दूसरा, जो चंक्स है उनको साइट करना है कि द इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग इज टेकन फ्रॉम विच चंक और टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब साइटेशंस प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप परप्लेक्सिटी के आंसर्स में देखते थे। लेट्स से मॉडल को कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर मॉडल को नहीं पता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे मॉडल को एक्सप्लिसिटली नो कहने आना चाहिए कि नो आई डोंट नो द आंसर टू इट, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है ये। एंड मॉडल इंस्टेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर, मॉडल शुड tell itself that I don't know the answer and I don't have information about this particular question. ये चीज भी मॉडल को आना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एब्सटेंशन बोलते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको मॉडल फ्लैग कर सके। मतलब लेट से कोई क्वेरी है जिसमें मॉडल ने 4 चंक्स को फेच किया और रिट्रीव किया, एंड उन 4 चंक्स में 2 चंक है जो कि सेम इंफॉर्मेशन
दे रहा है एंड दोनों का जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो यहाँ पे मॉडल इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन ऑफ देम एंड गिविंग इट एज आंसर, मॉडल एक बायस फ्री वे में उन दोनों चंक्स की इंफॉर्मेशन को शो करे यूजर को कि ओके, सो आई एम गेटिंग this information from this particular chunk or part of the document and this information from this particular part of the document and both are contradicting in nature. So model इतना ज़्यादा mature होना चाहिए, इतना bias free होना चाहिए, ये भी हमें इंश्योर करना है। एंड मॉडल कोई ऐसा पर्टिकुलर चंक को बायस ज़्यादा ना दे दे कि हाँ आई विल टेक दिस आंसर इनटू कंसिडरेशन एंड आई विल रिमूव द अदर चंक्स इंफॉर्मेशन विच इज गिवन विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इन नेचर। सो मॉडल को ये मैच्योरिटी भी होना चाहिए। सो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक प्रॉम्प्ट में मॉडल को देते हैं along with the context which we have fetched from our RAG pipeline. So ये है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट का एक एग्जाम्पल टेम्पलेट। सो लेट्स से वी आर क्रिएटिंग कोडसेज, एक कोडिंग असिस्टेंट है जिसका काम है कि आंसर्स करना क्वेश्चन को, एंड ये रहा उसका कॉन्टेक्स्ट एंड चंक्स, एंड ये उसके रूल्स है, इन रूल्स को उसे फॉलो करना है। लाइक जो आंसर है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन से ही देना है, जो कि यहाँ मैंने शो किया है, एंड कोई भी आउटसाइड नॉलेज को यूज नहीं करना है इवन दो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई भी चंक को साइड करना है फॉर अ फैक्चुअल क्वेश्चन और अ फैक्चुअल क्लेम विच यू आर गिविंग। So if the context does not contain enough information to answer confidently, वहाँ मॉडल को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन इन द इंडेक्स कोड बेस टू आंसर दैट, एंड डू नॉट गेस, ये भी हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट में। उसके बाद कोई भी रिट्रीव चंक्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करना है इंस्टेड ऑफ साइलेंटली पिकिंग वन ऑफ देम। सो इन रूल्स को हमें अपने प्रॉम्प्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है जिससे हमें बायस फ्री एंड ग्राउंडेड आंसर मिले। एंड यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट या जो भी यूजर क्वेश्चन है एंड जो भी कन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसे भी प्रोवाइड करना है इन आर कंटेंट। सो हमने यहाँ चंक्स प्रोवाइड किया जो कि हमने रिट्रीव किया फ्रॉम आर रैग पाइपलाइन। यहाँ हमने जो भी हमारे प्रीवियस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री है उसको प्रोवाइड किया, एंड यहाँ पे हमने जो भी हमारा एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है या एग्जिस्टिंग क्वेरी है उसको हमने यहाँ प्रोवाइड किया अलॉन्ग विद द रूल्स। सो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है फॉर राइटिंग अ वेरी गुड सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर योर रैग एप्लीकेशन। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स और मेंशन किया है कि जो मेटा डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू गिव साइटेशंस। लाइक साइटेशंस अगर आप देना चाहते हैं आपके पर्टिकुलर रैग एप्लीकेशन में तो वहाँ मेटा डेटा काफ़ी काम का हो जाता है। उसके बाद जो रियल यूजेज होता है वो कन्वर्सेशनल इन नेचर होता है, वो कभी भी वन शॉट नहीं होता है। सो एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि वेयर इज यूजर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेड, ये एक पहला क्वेरी है एंड असिस्टेंट ने इसका आंसर किया साइटिंग auth.py। ठीक है, अब लेट्स से फिर उसी विंडो में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि डज इट सपोर्ट OAuth। अब यहाँ इट का मतलब क्या है, हमने यहाँ पूछा था कि वेयर इज यूजर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेड, एंड यहाँ मैंने पूछा कि डज इट सपोर्ट OAuth। सो यहाँ इट का मतलब है यूजर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन का बात हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो मॉडल विल नेवर नो व्हाट द प्रीवियस क्वेश्चन वाज एंड व्हाट द आंसर इट हैज गिवन टू। तो जो आगे के क्वेश्चंस होगा उसका आंसर्स गलत होगा। इसी के लिए हम लोग कभी कभी क्वेरी एक्सपेंशन का भी यूज करते हैं जिससे कि जो भी क्वेरी है हमारा उसको हम लोग और रिफाइन करते हैं यूजिंग अ चीप मॉडल, एंड फिर हम लोग उसको हमारे जो एग्जिस्टिंग रैग एप्लीकेशन के मॉडल है उसमें हम लोग देते हैं। सो ये भी हम लोग क्वेरी एक्सपेंशन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं अगर हम लोग को यहाँ कन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं देना है तो। सो जो मॉडल का आउटपुट है वो कंप्लीट आउटपुट जनरेट होने में टाइम लगता है, तो आप जो टोकन बाय टोकन जनरेशन हो रहा है उसको आप यूजर को भेज सकते हैं इन रियल टाइम यूजिंग सर्वर सेंट इवेंट्स। इसको मैंने मॉड्यूल 2 में LLM फंडामेंटल्स में ब्रीफली डिस्कस किया है एंड इससे आप वो कर सकते हैं। सो अब हम लोग कंप्लीट रैग पाइपलाइन को समराइज कर लेंगे कि हम लोग ने क्या सीखा एंड कैसे हम लोग अप्लाई करके एक रैग पाइपलाइन को डिजाइन करते हैं। सो एक रैग पाइपलाइन में 2 स्टेप्स होता है, पहला एक होता है इंडेक्सिंग टाइम पे एंड दूसरा होता है क्वेरी टाइम पे। सो जब इंडेक्सिंग होता है वो एक बार होता है हर डॉक्यूमेंट का, एंड अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट करते हैं
उस टाइम पे वो चेंजेस होता है जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल चेंजेस बोलते हैं। ये होता है इंडेक्सिंग टाइम पे। लेकिन जब क्वेरी टाइम पे होता है, वो हर बार होता है जब यूजर क्वेश्चन पूछता है। सो इंडेक्सिंग टाइम पे एग्जैक्टली क्या रैग पाइपलाइन फॉलो होता है? तो जो भी आपने रॉ फाइल्स दिया एज ए इनपुट, उसको चंकिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटजीज विच वी हैव स्टडीड, एंड उस पर फिर मेटा डेटा भी अटैच करते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद उन मेटा डेटा पे हम लोग एलएलएम जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग एडवांस रिट्रीवल टेक्निक में समझा था। ये ऑप्शनल स्टेप होता है एंड इसको आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने चंक आउट किया था along with the metadata and along with the LLM generated context, हम लोग उसको एम्बेड करते हैं एंड फिर वेक्टर डीबी में उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर सर्च साइड। एंड जो हमारा कीवर्ड सर्च साइड है, वहाँ हम लोग जो भी चंक्स हमने किया उस पर BM25 या कीवर्ड इंडेक्सिंग उसका कर लेते हैं। एंड इससे जब हमें रिट्रीवल करना हो क्वेरी टाइम पे, तब वो फास्ट हो। इसीलिए हम लोग यहाँ वेक्टर डीबी में एंड यहाँ कीवर्ड इंडेक्स में इसको स्टोर कर लेते हैं। अब इन द क्वेरी टाइम जब यूजर क्वेश्चन पूछता है तब क्या होता है? तब लेट्स से कि यूजर ने क्वेश्चन पूछा एंड उस क्वेश्चन के साथ हम लोग कन्वर्सेशन हिस्ट्री, जो पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, वो भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट हो यूजर के इंटरेक्शन का। एंड उसके मदद से हम लोग जो हमारा क्वेरी है उसको हम लोग रीराइट करते हैं। इसके लिए हम लोग एक चीप एंड फास्ट मॉडल का भी यूज़ कर लेते हैं, लाइक जेमिनी के फ्लैश मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लाइक जो हमारा क्वेरी है वो ज़्यादा रिफाइन हो जाए। एंड उसके बाद उसका हम लोग 2 से 3 रीफॉर्मुलेशंस करते हैं, जिसको हमने क्वेरी एक्सपेंशन टेक्निक में समझा था। तो उस एग्जिस्टिंग क्वेरी का हम लोग डिफरेंट वेरिएंट्स बनाते हैं। जो एग्जिस्टिंग क्वेरी है हमारा, उसका डिफरेंट वेरिएंट्स हम लोग बना के उस पे हर एक पे हम लोग हमारा जो हाइब्रिड सर्च पाइपलाइन है वो रन करते हैं। एंड जो हाइब्रिड सर्च पाइपलाइन है उस पे डेंस रिट्रीवल एंड स्पार्स रिट्रीवल दोनों हम लोग करते हैं। एंड डेंस रिट्रीवल एंड स्पार्स रिट्रीवल करते हैं, लाइक डेंस रिट्रीवल में हम लोग वेक्टर सर्च करते हैं एंड स्पार्स रिट्रीवल में हम लोग BM25 सर्च करते हैं। एंड दोनों से जो टॉप के चंक्स होते हैं उसको हम लोग फेच करते हैं एंड उन चंक्स को हम लोग फ्यूज करते हैं यूजिंग रिट्रीवल रैंक फ्यूजन टेक्निक। एंड उनको फ्यूज करने के बाद हम लोग उस पर री रैंकिंग करते हैं यूजिंग अ क्रॉस एनकोडर। एंड इसके बाद हम लोग 3 से 5 चंक्स को ही LLM के प्रॉम्प्ट में हम लोग डालते हैं। एंड डालने से पहले हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस में हम लोग जो भी उन चंक्स है उसमें से जो भी इररिलेवेंट टेक्स्ट है, लाइक जो भी अननेसेसरी टेक्स्ट है जो कि रेलिवेंट नहीं है, उसको हम लोग करते हैं। जो चंक्स बड़े हो जाते हैं उनको समराइज कर लेते हैं, और जो भी डुप्लीकेट चंक्स हैं उनको हटाते हैं। ये सब कंप्रेशन के बाद फिर हम लोग LLM में उसको देते हैं along with the query which we have। एंड उसके बाद जो भी वहाँ से आउटपुट आता है वो स्ट्रीम होता है यूजिंग सर्वर्स एंड इवेंट्स, जो भी हमारा रैग एप्लीकेशन है उस पे। एंड जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फिर हम लोग उसका लॉग लेते हैं। एंड फिर हम लोग जो भी 3 पैरामीटर्स पढ़े थे, प्रिसीजन, रिकॉल एंड फेथफुलनेस, इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग फिर जो आउटपुट क्वालिटी है उसको जज करते हैं। सो ये कंप्लीट रैग पाइपलाइन है। सो इसी पाइपलाइन की मदद से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कोडसेज नेक्स्ट मॉड्यूल में। उसका हमने प्रॉम्प्ट भी लिख लिया है यहाँ पे, एंड इसको हम लोग कोड आउट भी करेंगे।